क्या 2000 क्या? हाँ ml, और AFI के अकॉर्डिंग 5 से ज्यादा क्या? सही से बताओ ना। AFI के अकॉर्डिंग 5 क्या? क्या यही तो बोल रहा हूँ क्या? क्या मतलब? ये तो नॉर्मल है। मैं पॉलीहाइड्रोनियम की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। 25 क्या? कितने पॉकेट? तो ये कौन बताएगा? तो ऐसे बोलो ना, 4 पॉकेट मोर देन 25 सेंटीमीटर, एक पॉकेट 8 सेंटीमीटर। बैठो देखे ऐसे कौन? मैम आप खड़े हो जाओ। आप मेरे को ये बताओगे, आप लोग कोचेस ऑफ हाइड्रोनियंस, इजोफिलाट्रेसिया, हाँ, और डायबिटीज, और इजोफिलाट्रेसिया, ट्रिकी फिस्टुला, ड्यूडेनलाट्रेसिया एंड डायबिटिक मदर में भी, हाँ। नेक्स्ट हाइड्रोस्पिटलिस। क्या इनइंसिपली हाइड्रोनियंस कर सकता है? कैसे कर सकता है या नहीं कर सकता? या ओलिगो करता है? पॉली करता है, बताओ कैसे? इनइंसिपली क्या करता है, पॉली या ओलिगो? क्या करता? आइडिया लगाओ। हाइपोथैलेमस में क्या बनता है? एडीएच। स्टोर कहाँ रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और अगर ये बनेगा नहीं तो एडीएच भी नहीं बनेगा, सप्रेस हो जाएगा। एडीएच का काम होता है यूरिन आउटपुट को कम करना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच। तो ये होगा नहीं, तो यूरिन आउटपुट नहीं होगा तो फीटल पॉलीयूरिया। फीटल पॉलीयूरिया लीड टू इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, इनएनसिबल विल कॉज पॉलीहाइड्रोनियंस, है ना? बस। ओनली वाटर रिअब्जॉर्प्शन। पॉलीहाइड्रोनियंस, हाँ। एडीएच और क्या करता है? और क्या करता है अदर देन ओबीजी? अदर देन ऑब्स्टेट्रिक के अलावा एडीएच क्या क्या फंक्शन है? बैठो देखिए सर, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम आप? अमित जी। व्हाट द फंक्शन ऑफ एडीएच इन द एमएसएन? एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन क्या है? मींस यूरिन का एंटी डायूरेटिक की फुल फॉर्म बोलना। फुल फॉर्म बोलो वापस। एंटी डायूरेटिक, एडीएच की फुल फॉर्म बोलना। हाँ, एंटी डायूरेटिक का उसको एक्सप्लेन करो हिंदी में। एंटी का मतलब क्या होता है? वो किसके अगेंस्ट? डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब यूरिन आउटपुट कम या ज्यादा? डायूरेटिक का मतलब ज्यादा। ज्यादा के अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? कम। तो यूरिन आउटपुट कम करता है ज्यादा। तो एडीएच अगर यूरिन आउटपुट को कम करता है तो और क्या काम करता है? क्या यूरिन आउटपुट कम होगा तो बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना। मैं ये कह रहा हूँ। आपने बोला यूरिन का सीक्रेशन करवाता है, नहीं करवाता। यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं करवाता है, यूरिन के एक्सक्रीशन को कम करता है। अब यूरिन का अगर एक्सक्रीशन कम होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या होगा? चुप रहो देखे, कोई बोलेगा नहीं। देखो यूरिन आउटपुट कम हुआ, नॉर्मली यूरिन 1500 ml होता है। अगर यूरिन आउटपुट होगा ही नहीं तो वो फ्लूइड कहां आ गया? हमारी बॉडी में आ गया। तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ा या कम हुआ? एडीएच हाइपरटेंशन करता है या हाइपोटेंशन? हाइपरटेंशन करता है, बीपी बढ़ती है। लगभग हमारी बॉडी में जितनी भी कंडीशन है, जब भी बीपी बढ़ती है हाइपरनेट्रीमिया होता है। बट अगर एडीएच ज्यादा होगा, एकमात्र ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें एडीएच ज्यादा अगर होगा तो हाइपरटेंशन विद हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपरटेंशन विद हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगा? एक्सप्लेन कर पाओगे? एडीएच का एकमात्र फंक्शन ये है कि ये ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। किडनी से किसका? एडीएच जो क्या करता है, किडनी से ओनली पानी को खींचता है, सोडियम को नहीं खींचता। सोडियम पहले जा रहा है उतना ही जाएगा। पहले जितना 1500 ml यूरिन में जा रहा था उतना 500 ml यूरिन में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ बॉडी से क्या ये सोडियम का लॉस करता है? क्या ये बॉडी से सोडियम का लॉस करता है? तो हाइपोनेट्रीमिया कैसे हुआ? वेरी गुड। ये बॉडी से सोडियम का लॉस नहीं करता, लेकिन बॉडी में फ्लूइड बढ़ा देता है। उसकी वजह से जो सोडियम जो होता है वो घुल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। समझे आप लोग? इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या बोलते हैं? तो आपसे कभी कोई पूछ रहे व्हाट इज वाटर इंटॉक्सिकेशन, ऐसी कंडीशन जब बॉडी में पानी जहर बन जाए। वाटर इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब जहर। पानी जहर बन जाए मतलब बॉडी में फ्लूइड का लेवल बढ़ जाए, सोडियम का लेवल कम हो जाए, उसको वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है? आप बताइए। हाँ, क्या? मैं 2 दिन से पूछ नहीं, मैं कुछ और ही पूछ रहा हूँ। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है? हमारी बॉडी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर होते हैं। एक डीआई, डीआई का फुल फॉर्म पता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और एक होता है एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच क्या होगा और एसआईएडीएच में क्या होगा? ज्यादा। तो एसआईएडीएच में याद रखो बीपी ज्यादा होगी, सोडियम कम होगा हमेशा। और डायबिटीज इंसिपिडस में सब कुछ डिहाइड्रेशन के साइन आएंगे, पूरे के पूरे किसके साइन आएंगे? बस सोडियम ज्यादा होगा। ठीक है, देखो याद नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद नहीं बेवकूफो। क्या पूछे तुमसे? हाँ, और कुछ कुछ पूछना तो पड़ेगा। मैं आप खड़े हो जाओ। ये क्या है? लड़की वाला ब्लशर लगा के आगे क्या है? या वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? वो क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते क्या, बता दे? हमें नहीं पता कहां से, वैसे बड़ा पागल बात कर, हमें नहीं पता। वो यहाँ पे लाल लाल लगा तो उसको क्या बोलते, बता दे? है? बता दे है? नहीं पता? आप कहां से हो? लखनऊ में खूब लगता है। मेरे को बोले मुझे पता नहीं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था पॉलीहाइड्रोनियंस का मेडिकल मैनेजमेंट बताओ।
ए चुप रहो, पॉलीहाइड्रोजन ऑक्सीटोसिन देने कहा, इसलिए कह रहा हूं कहीं लगा क्या है ये। तो ये तब दूसरे का बताओगे तो ऐसे होगा ना, कहीं लगा रखा है तभी तो ऐसे दूसरे का बता रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे। एंडोमेथासिन हाँ पाउडर, एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन देते, वेरी गुड, सही बताया, सही बताया, एंडोमेथासिन देते हैं। एंडोमेथासिन क्या है बताओ जल्दी फटाफट। एंडोमेथासिन एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, वीटोगोलाइटिक भी है। तो ये देंगे तो मदर में तो ऑलिगोहाइड्रोमियस हो जाएगा, हम दे ही रहे हैं पॉली में तो कम करने के लिए देते हैं, और बेबी को क्या हो जाएगा जन्म से पहले देंगे तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डीए, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डीए, नॉट पीडीए, ओनली डीए। पीडीए जन्म के बाद होता है, जन्म से पहले होता है वो डीए होता है, डीए इज नॉर्मल, पीडीए इज डिजीज, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डीए। और अगर क्लोजर हो जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी का बीपी बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पर्सिस्टेंट पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये याद क्यों नहीं था? हाँ? याद फिर कहाँ याद था, ऐसे शर्माने की वजह से लाल हो गए थे। चलो चलो अपन पढ़ते हैं, और किससे पूछूं? चलो ऑलिगोहाइड्रोमियस की मीनिंग तो पता ही होगा, यहाँ तक लिख लिया था आपने, आया ना? आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ो। टाइप्स दो टाइप का होता है, माइल्ड सीवियर। माइल्ड होता है थोड़ा सा, आइडियोपैथिक है, अननोन कॉज है। सीवियर जब होगा जब फीटस की किडनी यूरिन बनाएगी नहीं, तो कोई रीनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है वो सीवियर है, और थोड़ा सा हो रहा है वो आइडियोपैथिक है। तो दो टाइप का होता है ऑलिगोहाइड्रोमियस, एक माइल्ड और एक सीवियर, एक माइल्ड और एक सीवियर। माइल्ड है उसका आइडियोपैथिक कॉज है। क्या हुआ, हंसना मना है क्या? कौन सी है, कौन सी वाली, कमेंट वाली कौन सी हंसी होती है? ठीक है। हाँ हंसी का ठेका भी लड़कियों ने ले रखा है, कोई इंसान हंस ही नहीं सकता, कैसी बातें करेगा, हंसने में क्या है, कोई नहीं हंस सकता है, ऐसा कहा लिखा है कि ऐसी हंसी सिर्फ लड़कियां हंस सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, मत करो ना, जस्ट लिखो, जस्ट राइट हियर ओनली, फर्स्ट इज माइल्ड, सेकंड वन इज सीवियर, माइल्ड इज आइडियोपैथिक, सीवियर वन इज रीनल प्रॉब्लम, जस्ट फोकस ऑन स्टडी नथिंग मोर। चलो आगे बढ़ो। हाँ कॉज, कॉज ऑफ ऑलिगोहाइड्रोमियंस, कॉज पहला, एक ही याद रखना, सुनो पहले देखो, हजारों कॉज हो सकते हैं, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ भी हो सकता है, बट हमारा फोकस किसके ऊपर होगा कि ये है फीटस की प्यारी प्यारी गुर्दा, प्यारी प्यारी गुर्दा है। गुर्दा मींस ये किडनी, किडनी का ये ओपनिंग, यहाँ से निकला कौन, यूरेटर, इधर वाली थोड़ी नीचे होती है, इधर वाली थोड़ी सी, अब भाई थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाए तो मैं रीनल नहीं पढ़ा रहा, अगर बाई चांस भाई ऊपर नीचे हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मैं रीनल नहीं पढ़ा रहा, ये ब्लेडर ये यूरेटर, ऐसे होगा, ऐसे थोड़ा बहुत मान लो, ये राइट किडनी क्योंकि यहाँ जाता है लवली लवली, इसकी वजह से ये थोड़ी सी होती है नीचे, इधर वाली थोड़ी सी होती है पर, किडनी ये यूरेटर ये ब्लेडर ये यूरेथ्रा, सही है। अगर बाई चांस या तो किडनी यूरिन ना बनाए जो नॉर्मली कितने वीक से बनाती है, या किडनी यूरिन बनाती है लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कुल मिला के यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आएगा तो यूटेराइन कैविटी के अंदर फ्लूइड पड़ेगा क्या, तो मैं बोल दूं कि या तो बोल दूं रीनल एजेनेसिस, क्या बोल दूं, किडनी का कोई भी पार्ट या पूरी किडनी या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल एजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ए मतलब नहीं, या मालफॉर्मेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल एजेनेसिस, या ऐसे भी बोल सकते हैं रीनल सिस्टम के किसी भी ऑर्गन का सही तरीके से नहीं बनना रीनल एजेनेसिस कहलाता है, नॉट ओनली किडनी, कोई भी, समझ आ गई, या किडनी बन गई, इसमें कोई दिक्कत आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसमें कोई आ गया, इसमें, तो इसको बोले ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, क्या बोल दूं, कौन सी यूरोपैथी, आया समझ में, ऑब्स्ट्रक्टिव, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, ऑलिगोहाइड्रोमियस, तो ये याद रहेगा। एक ड्रग जिसका नाम है एसीई इनहिबिटर, क्या नाम है, एसीई इनहिबिटर, एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट्रेस के पीछे प्रिल लगता है, क्या लगता, क्या लगता, फिर कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लेंसोप्रिल, रेमिप्रिल, है ना, वो ड्रग क्या लंग्स में हमारा एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई, उसको वो क्या करती है, ब्लॉक करती है, तो ये ड्रग भी ऑलिगोहाइड्रोमियंस करती है, कैसे, जब ये ड्रग प्रेग्नेंट फीमेल को दे देंगे तो ये ड्रग टेराटोजेनिक है, क्या है, टेराटोजेनिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी ड्रग जो अगर प्रेग्नेंट मदर ले ले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी का कोई न कोई ऑर्गन का स्ट्रक्चर सही से नहीं बनता, कोई डैमेज कर देती है, उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, बेबी को हार्मफुल इफेक्ट दे देती है लाइफ टाइम के लिए, उसको हम टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं, उससे होने वाले इन्फेक्शन को टेराटोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये ड्रग किडनी के किसी न किसी ऑर्गन को नहीं बदलती, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस करती है, फिर इसमें क्या कर सकती है, क्या करती है, रीनल आर्टरी मतलब बच्चे की किडनी को जो ब्लड जा रहा है वो रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है, उसका करते हैं स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है कोएक्टेशन, कोएक्टेशन का मतलब नैरोइंग, नैरोइंग का मतलब लुमेन कम हो जाना, एक ही बात है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हजार नाम होते हैं, कुल मिला के कम होगा सप्लाई, सप्लाई कम होगी तो अच्छे से ऑर्गन ग्रो नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो यूरिन कहां से बनेगा, समझ में आ रहा, तो ये क्या करती है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस करती है, आया समझ में। दूसरी ड्रग है एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन ना, एंडोमेथासिन का साइड इफेक्ट ऑलिगोहाइड्रोमियंस है या नहीं है, तो बाई चांस किसी कारण से एंडोमेथासिन ले लिया लंबे समय तो भी ऑलिगो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो दो ड्रग याद रखनी है किसी हालत में, एक और याद रखना रीनल एजेनेसिस, याद रहेगा पक्का, लिखवा दे,
प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर का मतलब भी इंडोमेथासिन का है। बहुत सारी ड्रग होती है बट एक एग्जांपल इसका इंडोमेथासिन। अब देखो सबको पढ़ लो, कोई स्ट्रक्चर एनॉर्मली हो गई, कोई बाई चांस ऐसा कुछ, या किडनी नहीं बनी, या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो गई, या मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो क्या निकलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड तो निकलेगा बाहर। तो भी क्या हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अपने आप मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना लेबर से पहले, क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस नहीं है, तो भी एमनियोटिक, अल्टीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड कम होना, या कोई इंफेक्शन हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल सिम्टम्स में पढ़ सकते हैं, या कॉज में भी अगर फीमेल को प्री एक्लेम्सिया है तो कभी भी पॉलीएड्रेमियस नहीं होगा, ऑलिगोएड्रेमियस भी होता है। पढ़ा था, याद कर लो, प्री एक्लेम्सिया में ऑलिगोएड्रेमियस होता है, याद कर लो थोड़ा बहुत है। तो इसमें लिख सकते हो ऑलरेडी किसी को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी ये भी कॉज में लिख सकते हो। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो ऑलिगो होगा, ऑफ कोर्स होगा, नो डाउट, श्योर। जब तक तुम्हारी ओबीजी चल रही है तब तक मैं गायनी के नोट्स बना रहा हूँ, 4-5 दिन बन जाएंगे, 5-7 क्लास में लगेगी, तब तक गायनी के नोट्स हो जाएंगे, 5-7 क्लास उसमें लगेगी। अच्छे अच्छे 4-5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, इसलिए 5-6 क्लास में वो भी पढ़ लेंगे तब तक। कल से आपकी रीजनिंग की क्लास है, 2 बजे से क्लास है, कल से याद रखना, भूलना मत। ऐसा नहीं हो कि सर आ रहे हैं आराम से 3 बजे, वो नहीं चलेगा फिर, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं है, सीधी कंटिन्यू रहेगी क्लास, ब्रेक 5 बजे होगा। आज सुबह से क्लास थी ना आपकी, क्या सब्जेक्ट था, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी डिजीज, ड्रग्स भी हो गई है, ड्रग हो गई, तो वेरी गुड, कुछ बोलो, पूछो, पूछने की जरूरत क्या है, तुमने पढ़ ली। ऑन्कोलॉजी ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन द नॉसेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम ब्लियोमाइसिन की बात करो, चाहे तुम विनक्रिस्टिन की बात करो, चाहे तुम डोनोरुबिसिन, निबारुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन की बात करो, चाहे तुम ब्लिडरमेस, साइक्लोफॉस्फेमाइड की बात करो, मतलब कहीं पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। साइड इफेक्ट, सिर्फ साइड इफेक्ट, हर एक ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, सिर्फ साइड इफेक्ट पूछते हैं वो। कि ब्लियोमाइसिन देंगे तो क्या चेक करेंगे, पीएफटी चेक करेंगे, इबारुबिसिन देंगे तो क्या कार्डियक हार्ट फेलियर हो जाता है, ड्रग एंटीडोट क्या डेक्साराजेक्सोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड में क्या हो जाता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो मतलब आपको एनी टाइम कंसंट्रेट रहना है, कोई भी टीचर यहां पढ़े ना आंखें फाड़ के रखनी है, कब बोलते इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुरंत गोला कर लेना है, ऐसे रखना है माइंड में। और एटियोलॉजी, पोस्ट मैच्योरिटी में वैसे कम हो जाता है, तो अगर कोई भी फीमेल 42 वीक के बाद की प्रेग्नेंट है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा कि नहीं होगा, मोर लेस देन 200 ml होता है, वैसे कम हो जाता है, धीरे-धीरे अब जो होता है पोस्ट मैच्योरिटी आईयूटीआर, एमनियोन नोड्यूसम। ऐसा बोलते हैं कि जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड बनता है पहले 12 वीक में, उसमें कुछ डिसऑर्डर हो जाए तो सीक्रेशन हो ही नहीं पाए एमनियोन से, तो भी थोड़ा बहुत एमनियोन नोड्यूसम बोलते हैं उसको, तो कम हो जाए। हाइपरटेंसिव मैंने लिखवा दिया, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, फ्लो ही नहीं हुआ, ब्लड फ्लो ही अच्छा नहीं हो तो आईयूटीआर हो गया ना, तो आईयूटीआर के साथ में भी ये लिखना, तो अलग-अलग मत लिखना, ये एक साथ ही लिख देना, और डिहाइड्रेशन, बस ये इतने सारे कॉज है। और सबसे लास्ट पता नहीं, मेरे को पोस्ट मैच्योरिटी पता है, माल न्यूट्रिशन पता है, यूटेरो प्लेसमेंट इनसफिशिएंसी का मतलब ग्रोथ नहीं हो पाना, तो आईयूटीआर इसके अंदर आ गया। एमनियोन नोड्यूसम जिससे सीक्रेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है स्टार्टिंग के पहले 12 वीक में, वो नहीं बन पाएगा, तो उसका उसका कोई डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन बता दिया तभी मैंने, बस इतना ही तो था, ये हो गए कॉज। लेकिन आपको 3 कॉज किसी हालत में याद रखना है, एक तो एसी इनहिबिटर, एक एंडोमेथासिन, और एक रीनल एजेनेसिस, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। क्वेश्चन अगर आया तो मोस्ट प्रोबेबल, बाकी का सबको पता है आपको, फंसोगे नहीं, तुम फंसोगे इन 3 में से, तो हाईलाइट्स इनको अच्छा कर लेना, रिवीजन करते समय वापस इनको अच्छे से तीनों को, कहा ये ओलिगो का था, ये पॉली का था, बस ऐसे मत कर देना ये पॉलीगोन ये ओली, उल्टा सीधा मत करना बस, और कुछ। हम्म, हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्के बढ़ सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड आईयूटीआर का मतलब तो पता है ना, व्हाट इज एलबीडब्ल्यू एंड आईयूटीआर, डिफरेंस बिटवीन एलबीडब्ल्यू एंड आईयूटीआर। एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लो बर्थ वेट, एलबीडब्ल्यू यूज फॉर आफ्टर बर्थ, आईयूटीआर यूज फॉर बिफोर बर्थ। जन्म से पहले हम अगर बच्चे का वेट निकालें तो जितना होना चाहिए अगर उससे कम है, ग्रोथ रिटार्डेशन बिफोर बर्थ इज कॉल्ड आईयूटीआर, बिफोर बर्थ इज आईयूटीआर। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिक। इसके इंडेक्स का नाम होती है पुंडेरल इंडेक्स या कॉर्पोलस इंडेक्स। अब आता है डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस, वही एएफआई हो गया, क्या यूटेराइन। अब देखो सिम्टम्स है, डायरिया की बात है, यूट्रस बड़ा दिखेगा छोटा, जितने वीक की प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, सिंपल फंडल हाइट, सीधी बात है, इसका मतलब होता है एसएफएच, सिंपल क्यूबिक से फंडल की हाइट जितनी होनी चाहिए उससे छोटी दिखेगी ज्यादा, तो लिख दिया सिंपल फंडल हाइट कम। जब अंदर स्विमिंग पूल में पानी नहीं है तो क्या छलांग लगाओगे, तो रेडी मूवमेंट करेगा, क्या एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड मूवमेंट, शॉक एब्जॉर्बेंट, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी है, टेंपरेचर मेंटेनेंस। तो मूवमेंट कैसे करेगा, मूवमेंट कुछ है ही नहीं, कई बार स्विमिंग पूल में पानी नहीं हो और आप कूद के देखना, कूद के देखना आपके ये गोटे टूट ना जाए तो बताना, और अगर पानी हो वो भी ब्लू कलर का, तो फिर आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, इतना इतने, इससे ज्यादा आप ही नहीं जा पाओगे, डरोगे ऐसे ऐसे, पर इतने इतने करते रहोगे ऐसे, less fetal movements, the uterus is full of fetus because of the scanty liquor। जब भी आप पाल्पेट करोगे और फील करोगे तो इधर भी फीचर्स का गोडा दिख रहा है, इधर भी हेड दिख रहा है, इधर बटक्स दिख रहा है, क्यों, अंदर पानी, और अगर पानी ज्यादा होता तो इधर भी पानी, उधर भी पानी, उधर भी पानी, पानी पानी पानी। समझ में आया क्या? ओके।
मूवमेंट कम होता है तो हो सकता है माल प्रेजेंटेशन हो जाए और ब्रीच होता है, आईयूजीआर तो हो गई। जब मूवमेंट ही नहीं करेगा तो ग्रोथ कहां से करेगा? भाई मूवमेंट से ही ग्रो होता है। ये तो हो गए इसके साइन सिम्टम, बोलो या डायग्नोस, एक ही बात, इससे पता चल जाता है। हाँ क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही तुम्हें? इतना जो तुम हंस मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो? हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, आगे बढ़ो, साइड, ठीक, सही। अब जल्दी लिखो रे। ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं इतना धीरे धीरे क्या पढ़ा रहे हो बेवकूफो, तुम क्या जानो पढ़ाई का स्वाद? शायद तुम्हें लगता होगा कई बार धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ के तुम जाना कहाँ है, 9 से तो 12 अप्रैल को है, उससे पहले तुम पढ़ के कर भी क्या लोगे, रिवीजन तो हम करवाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत, जस्ट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बी केयरफुल फॉर योर स्टडी। हाँ हाय बड़े, हाय ज्ञान देना, ऑनलाइन वाले से बात करना जरूरी है थोड़ा। अब अगर भाई मैनेजमेंट कर ले, अगर बाई चांस कम है तो क्या करें? एमनियो फ्यूजन, एमनियोटिक फ्लूइड भर दे, सीवियर केस में ना भाई तो चला सीवियर में, अल्ट्रासाउंड से लगभग वार्म से लाइन टेंपरेचर भी मेंटेन रह जाए, ठंडा ठंडा पानी डाल दो उसको हो जाए बच्चे को क्या हाइपोथर्मिया, तो बॉडी टेंपरेचर के अराउंड टेपिड फ्लूइड। टेपिड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टेपिड स्पंजिंग? टेपिड स्पंजिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कितना टेंपरेचर होता है उसका? किसी को बोलते हैं इसकी टेपिड स्पंजिंग का, व्हाट द मीनिंग ऑफ टेपिड स्पंजिंग? ऐसा कोई भी फ्लूइड जो जस्ट नियर द बॉडी टेंपरेचर होता है उसको टेपिड बोलते हैं, और उसकी रेंज है 27 से 37। क्या है? लेकिन बट एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, ऑप्शन आ जाए 28, 29, 30, 31, चार ऑप्शन है, कौन सा है टेपिड? 31। क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए 30, 31, 32, 33, कौन सा है टेपिड? 33। क्वेश्चन आ जाए 33, 34, 35, 36, कौन सा है टेपिड? तो रेंज पूछ रहे हैं तो 27 से 37, और जो सबसे नियर वो 37 के वो क्या होता है? टेपिड होता है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, क्योंकि पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। टेपिड का मतलब जस्ट नियर द बॉडी, तो इसका रेंज होता है 27 से 37 को टेपिड बोलते हैं। ये और एप्लीकेशन में पढ़ोगे आप, लेकिन इसमें अपने बॉडी टेंपरेचर के अकॉर्डिंग फ्लूइड देना है, इसमें टेपिड का कोई रोल नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि टेपिड का मीनिंग ये होता है। हॉट वाटर बोतल का टेंपरेचर कितना होता है? हॉट वाटर बोतल, गर्म पानी की बोतल, तुम बोलो सर गर्म है क्या टेंपरेचर? पीने वाली गर्म पानी नहीं, हॉट वाटर बोतल जो एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं उसका टेंपरेचर कितना होना चाहिए? मोर देन 120 फ़ारेनहाइट, मोर देन 120 फ़ारेनहाइट। हॉट वाटर बोतल, ये तो पता है कि हॉट एप्लीकेशन है, कौन सा है? लोकल है या जनरलाइज है? लोकल है या जनरलाइज है? लोकल। क्या पूरी बॉडी पे बोतल आ जाएगी? तो लोकल है। लोकल में भी मॉइस्ट है या ड्राई है? ड्राई है। क्या पानी आपके टच हो रहा है? बोतल के ऊपर लगाओगे कोई कपड़ा, फिर आप करोगे सेक, सेक मतलब समझते हो, टच करोगे, तो ये क्या हुआ? पानी आपकी बॉडी को टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ड्राई है। बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट ही अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो लोकल है। और गर्म है तो हॉट है। तो हॉट वाटर बॉटल क्या है? हॉट, ड्राई, लोकल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तीन नाम याद रखने होते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे ये इमेज है, सिर्फ इमेज आ सकती कितनी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, आप समझ जाना, दिस इज, हाँ। तो सोनोग्राफी गाइडेड, लगभग मैक्सिमम 500 से 800 ml, टेंपरेचर 37 डिग्री, प्रेशर पूछ रहे कितना होना चाहिए, तो 25 mm ऑफ Hg, फ्लूइड का प्रेशर कितना होना चाहिए, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी का प्रेशर भी होता है 25 ही, उससे ज्यादा प्रेशर से अंदर इंजरी कर सकता है। तो एमनियोटिक अपना फ्लूइड का प्रेशर 25 से, टेंपरेचर कितना 37, मैक्सिमम कितना फ्लूइड 500 टू 800, स्टार्टिंग में 300 देते हैं खींच के, जैसे कल पढ़ा था पॉली में 500 ml पर आवर, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 1.5 लीटर निकाल सकते हैं। तो वही ये सेम। कुछ डाउट है क्या मैम? बताओ कुछ रहेगा? ये क्या है, इसमें क्या था, रहेगा लिखा नहीं आपने? तो फिर लिखो, ऐसे कैसे होगा, हम ध्यान आपने सुन रहे थे, ओह सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनने के लिए छूट गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छूट गया तो भी गड़बड़ है। हो गया? हाँ अब लिखो, क्या है? लिखो लिखो, आपकी बार छूट गया तो फिर कोई परमिशन नहीं है। ये ओनली यूट्रस है, किसको बोलते हैं वो, फोटो खींचते हैं तो उसको ऊपर झूम कर बाकी वाला धुंधला, उसको क्या बोलते हो? अरे उसको पोर्ट्रेट, यस यू नो, बाकी वाला क्या है? पोर्ट्रेट है, और एक कोई झूम कर रखा है। हाँ समझ गए आप लोग? और पोर्ट्रेट भी नहीं, अंधा पोर्ट्रेट, अंधा धुन पोर्ट्रेट, बाकी वाला दिखते नहीं है कि क्या है।
हाँ, नहीं पहले भी कर सकते हैं। देखो आप, हाँ ऐसे मत बोलना मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, करते हैं क्या? होता होगा, बट थोड़ा बहुत कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं कि ना होने से तो कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत रहेगा तो ठीक रहेगा, कैविटी के अंदर कर देंगे, उसके बाद में हालांकि सेक रहता है, लेकिन जो जो लेबर के नजदीक पहुंचते हैं तो सेक अच्छे से बन जाता है, पहले उतना ऐसा वो सेक वाला नहीं रहता। जब लेबर के पास में ऑक्यूपेशन स्टार्ट होता है तब एक फोर वाटर इन वाटर करके अच्छा सा सेक बनता है, पहले बॉडी कैविटी में फिटनेस फ्री मूवमेंट करता है, तो पहले कर सकते हैं, लेबर के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले भी कर सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन 3 है, सुन लो। सवाल आएगा कॉम्प्लिकेशन में से, मैंने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोनियंस के कॉम्प्लिकेशन याद नहीं करो तो, क्योंकि याद हो जाते हैं सबको, खास नहीं है कोई, बट ऑलिगोहाइड्रोनियंस के कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है तो है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है जैसे एमएसएन में आप पढ़ते हो, किसी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है तो किसी का कॉज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो किसी की डेफिनेशन तो किसी का कॉज, किसी का रिस्क फैक्टर तो किसी का डायग्नोसिस, किसी के साइंस सिम्टम तो किसी का मैनेजमेंट, किसी की फार्मा मैनेजमेंट तो किसी का नर्सिंग तो किसी का सर्जिकल। वैसे ही इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का याद रखना है, 3 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मोस्ट कॉमन ये होता है कि जब किसी बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता तो बच्चे का लंग्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, क्या बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर बॉडी के अंदर अच्छे से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है तो ऐसा रिसर्च है कि उसके पैर भी अच्छे से नहीं बन पाते, लिम्ब का कोई ना कोई डिफेक्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं लिम्ब डिफेक्ट। तीसरा, फ्लूइड अच्छे से नहीं है तो कोड कंप्रेस होने का भी रिस्क रहता है, तो ये आ गया तीसरा, कोड कंप्रेशंस। ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कौन सा है? अब मैं एक घुमा के चीज पूछता हूँ, ऑलिगोहाइड्रोएमनियंस के मदर को बेबी में कौन सा फीचर्स देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पॉटर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पॉटर, उसका नाम क्या है? पॉटर फेसिस एसिड, रुकना, पॉटर सीक्वेंस बोलते हैं, पॉटर सिंड्रोम बोलते हैं, पॉटर फेसिस बोलते हैं। क्या होता है? ये है जो मैंने अभी लिखाया, किडनी अच्छे से नहीं बनी, बायोलिक हुआ तो किडनी नहीं बनी, यूरिन आउटपुट नहीं हुआ तो ऑलिगोहाइड्रोनियस। और क्या क्या होगा? पॉटरफेसिस, लो सैटियर, जरूरी नहीं है बट हो सकते हैं, बस आपको क्या है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, लिम्ब डिफेक्ट, क्लब फुट, पैर का कोई न कोई, या तो पूरा पैर भी खराब हो सकता है या सिर्फ इससे नीचे नीचे होता है, उसको हम क्लब फुट के नाम से जानते हैं, तो ये कोई क्लब फुट, पैर से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। तो लंग्स का हो गया, रीनल का हो गया, लेग का हो गया, इन सबको पॉटर सीक्वेंस भी बोलते हैं। बस आपको नाम याद रखना, व्हाट इज पॉटर सीक्वेंस, ऑलिगो में या पॉली में। तो पॉटर सीक्वेंस कुछ नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर सीन इन द ऑलिगोहाइड्रोएमनियंस फीमेल के बेबी में देखने को मिलता है। समझ में आ गया क्या? तो पहले कॉम्प्लिकेशन लिखोगे फिर पॉटर के बारे में लिखोगे। क्लब फुट के बारे में मुझे बताओगे? क्लब फुट के बारे में बताओगे फिर थोड़ा सा, ये लिखने के बाद मैं पूछूंगा। क्लब मतलब क्लब में जाके पैरों को अल्टरनेट फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, वो क्लब फुट नहीं होता, वो चमक चल होता है। अल्टरनेट फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो नहीं होता, वो क्लब फुट नहीं होता, तुम उसको मान लोगे क्लब फुट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑलिगोहाइड्रोनियंस इज पल्मोनरी लो सेट ईयर, मोस्टली कौन सी डिजीज का साइन है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज 21 ट्रायोसमी। अच्छा कोई पर्सन, एक छोटा सा सवाल पूछूं और, नॉर्मली कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 46। कितने होते हैं? 43 और 23 तो होता है ओम में और 23 स्पर्म में, दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं? 40। तो ह्यूमन बॉडी में पूछ ले तो 46, सिर्फ स्पर्म में पूछ ले तो 23, सिर्फ ओम में पूछ ले तो 23। जो 23 होता है वो होता है हैप्लॉइड, और जो 46 होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डिप्लॉइड, तो कुल मिला के ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और एक गैमेट्स में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, तो दो हैप्लॉइड मिलकर क्या बन जाता है? डिप्लॉइड। तो नॉर्मली कैसे होने चाहिए? डिप्लॉइड। सबके अंदर कितने क्रोमोसोम है तो अगर नॉर्मल है 46, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, हैप्लॉइड तो समझ में आ गया आपको, हैप्लॉइड का मतलब 23, 46 होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। 46 नॉर्मल या एबनॉर्मल? ऐसा कोई भी पर्सन या तो उसको क्रोमोसोम कम है या उसको ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? ये तो डिसऑर्डर के नाम है बेवकूफ, उसको बोलते क्या है? पहले तो जनरल टर्मिनेशन बताओ ना, क्या बोलते? क्या बोलते? कोई बताना चाहेगा? मैम नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी पर्सन आइदर में भी डिक्रीज या इंक्रीज, कम है या ज्यादा है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम अगर किसी में है उसको बोलते हैं एनोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। याद आया किसी को? क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब या तो किसी को ज्यादा है या कम है, उसको क्या बोलते हैं? अब इसमें किसी को एक क्रोमोसोम ज्यादा है तो बोलेंगे ट्रायोसमी, 46 की जगह 47 है किसी में तो उसको क्या बोलेंगे? अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा है तो बोलेंगे ट्रायोसमी। सुनो, एनोप्लॉइडी के अंदर बोलूं, अगर किसी में 23 क्रोमोसोम या टोटल, उसको बोलते हैं एप्लॉइड। क्या बोलते हैं? एग्जांपल लिखो एप्लॉइड का, ओवम में कितने होते हैं? 23। स्पर्म में भी कितने होते हैं? तो ओवम और स्पर्म में 23 और 23 होते हैं। एक होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 46। क्या होता है? नॉर्मल है। अब एक होता है ट्रायोसमी, क्या होता है? ट्रायोसमी का मतलब होता है वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, पूरा सेट नहीं, ओनली वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वन, कोई भी एक, कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ट्रायोसमी। अगर किसी में क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। अगर किसी में 45 क्रोमोसोम है टोटल, होने कितने चाहिए? 46, तो किसी में कम हो जाए तो मोनोसोमी का एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। ट्रायोसमी के एग्जांपल खूब सारे हैं, क्लाइनफेल्टर भी है, डाउन सिंड्रोम भी है ना, तो उसके बारे में अलग से डिस्कस अपन और आगे डीप जाएंगे, इसके आगे जाएंगे। तो मोनोसोमी का मतलब समझ में आया? मोनो का मतलब होता है एक कम है, ट्रायोसमी का मतलब एक ज्यादा है। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आता है ट्विस्ट। नॉर्मली क्रोमोसोम कितने होते हैं? एक क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या हुआ? हैप्लॉइड बॉडी में कितने होते हैं? 23।
तो मैं बोल दूं एक क्रोमोसोम का पूरा सेट एक्स्ट्रा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मतलब किसी में 46 की जगह 69 क्रोमोसोम हो, उसको क्या बोलते हैं? होता है ऐसा किसी किसी में? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, वन सेट मतलब पूरा हैप्लॉइड का बंडल एक एक्स्ट्रा है, उसको बोलते हैं ट्राइप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? ट्राइप्लॉइडी। हाँ सही है, मैं सही कह रहा हूं। अगर किसी में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, वन सेट का मतलब क्या, नॉर्मली कितने थे? 46 प्लस एक सेट में कितने होते हैं? 23। तो टोटल किसी में अगर 69 क्रोमोसोम होते हैं उसको ट्राइप्लॉइडी बोलते हैं। ट्रायोसमी अलग है, ट्रायोसमी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है ओनली, कोई एक। समझ में आया? और ट्राइप्लॉइडी में पूरा का पूरा एक सेट एक्स्ट्रा है, 23 के 23 एक्स्ट्रा है। आया समझ में? तो ट्राइप्लॉइडी और ट्रायोसमी में डिफरेंस समझ में आया? अगर किसी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो ट्रायोसमी है, वो पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है? क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ये तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। और क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है वो उसी कैरियोटाइप से पता किया जाता है, जेनेटिक स्टडी से पता किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये समझ में आया आपको? अब आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, कोई डिसऑर्डर होता है ऑटोसोमल, कोई होता है सेक्स लिंक्ड। आपने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा? हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, फीमेल ओनली कैरियर एंड अफेक्ट इज मेल। सही है कि नहीं है? मेल अफेक्ट हो जाता है, फीमेल ओनली कैरियर है। तो जो भी हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोम और ये तो लिखा ना आपने। अब सुनना, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 22 पेयर और 1 पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 44 और 2 46, 44। 22 पेयर का मतलब 44। किसको बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम मेल में और फीमेल में सेम होते हैं, जो मेल में होते हैं वही फीमेल में होते हैं। ये 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। तो इसका कोई भी डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कि हम तो क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन ऑफ द 21। तो 21 इसमें आता है, तो रिपीटेशन ऑफ 21 इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना। तो कुल जब आप पढ़ोगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो मैक्सिमम आप पढ़ते हो ना ऑटोसोमल, तो कुल मिला के हो गया ऑटोसोम। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं एलोसोम। क्या होता है? वन पेयर का मतलब कितने होने चाहिए? दो। तो मेल के अंदर तो होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है दोनों ही एक्स। तो ऑटोसोम समझ में आया? तो कल के दिन एग्जाम में आपसे पूछ ले बाई चांस पेपर में, जेंडर कौन डिसाइड करता है, ऑटोसोम या एलोसोम? एलोसोम। जेंडर किसकी वजह से होगा? एलोसोम। इसको इसलिए सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसकी वजह से जेंडर डिटरमाइन होता है वो एलोसोम है। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अब फोटो सीक्वेंस क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, ये मिटा दो। ये वैसे पता ही, मतलब पोर्टर है, किसी को ऑलिव आई डोंट नो, उस बच्चे को पोर्टर सीक्वेंस बोलते, पता नहीं पोर्टर किसी का नाम होगा, उसके नाम पे देखिए बच्चे को ऐसा बच्चा देखने को मिलता है, उसको पोर्टर सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये तो आपको पता है, रीनल एजेनेसिस होगा, किडनी बनेगी नहीं, यूरिन बनेगा नहीं, तो ऑलिव आई डोंट नो हो जाएगा। और क्या? थोड़ा नोज बिग रहेगा, लो से टियर रहेगा, एपिकैंथिक फोल्ड प्रोमिनेंट रहेंगे, और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, इससे रेस्पिरेटरी बच्चे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लिम्ब डिफॉर्मिटी रहेगी, और क्लब फुट हो सकता। याद रखना, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, लिम्ब डिफेक्ट और रीनल एजेनेसिस। तुम ये फेस वाला लिखो या नहीं लिखो, पोर्टर फेसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा देखने को मिल सकता है। लो से टियर का मतलब पता है? जब हमारा ये आंख का ये जो लाइन है, कान का अपर पार्ट इसके लेवल पे होना चाहिए। अगर किसी में डाउन सिंड्रोम है तो ये थोड़ा सा क्या रहता है, बाई चांस। अभी नॉट सेट में क्वेश्चन आया था, एक सैडल नोज कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? सैडल, सैंडल गैप नहीं, सैंडल गैप तो डाउन सिंड्रोम में होता है। पहले अंगूठे और अंगुली के पैर के अंगुली के बीच में गैप होता है ज्यादा, नॉर्मली सैंडल पहनते हैं तो उसके बीच में होती है, इसकी वजह से होता है, तो ऐसा भी बोलते हैं, सैंडल गैप बोलते हैं इसको। थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में गैप ज्यादा होता है पैर का, उसको सैंडल गैप बोलते हैं, वो तो डाउन सिंड्रोम का साइन है। बट सैडल नोज, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को सिफिलिस है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें नोज होता है वो सैडल होता है, टीथ होते हैं वो हंटिंगटन होते हैं, और डेफनेस होता है। इसको क्लासिकल ट्रायड ऑफ द सिफिलिस बोलते हैं, हंटिंगटन, टीथ, सैडल, नोज एंड डेफनेस। क्लब फुट का मतलब क्या होता है, मैं पूछने वाला था। कोई भी पैर की कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी क्लब फुट है, कोई भी, सिर्फ जनरल नाम है, पहली बात तो ये। क्लब फुट का मतलब पैर की कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी इज क्लब फुट। अब इसकी टाइप है, अगर कोई पर्सन, सुनना अच्छे से, एकदम सीधा चल रहा है, वो क्या है, नॉर्मल है, पूरे पैर ऐसे टिक रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई डिसऑर्डर थोड़ी है। अगर कोई बाई चांस एडी से चल रहा है, क्या बोलेंगे उसको? सुनो एक बात, रुको, तुम ये लिखो, ये 9 सेट में इमेज आएगी, और तुम ऐसे डाटा चूक होगे, देखना पक्के हो जाओगे। तुम क्या, एक बार मुझे भी 3 बार सोचना पड़ जाए आए तो।
और जल्दबाजी अगर पीछे 30 सेकंड बचे हुए हैं फिर तो होना ही होना है, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए हो गया क्या, नहीं लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्थ सेट का, बच्चे का स्केलेटल डिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बेबी की स्केलेटल डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। पूरे स्केलेटल सिस्टम जितने क्वेश्चन नहीं आते उतने बच्चे की स्केलेटल डिफॉर्मिटी से आ जाते हैं नॉर्थ सेट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कई बात। तो हो गया। देखो क्लब फुट को ही टेलिपस बोलते हैं, पहली बात तो ये, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेलिपस मतलब पैर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, दैट्स कॉल्ड टेलिपस। टेलिपस के आगे सुनना नाम मर्जी से अपन लगाएंगे, अगर कोई एडी से चल रहा है, हील बोन का दूसरा नाम क्या है, तो अगर कोई पैर एकदम ऐसे है, पैर ऐसे वैसे नहीं है, पैर ऐसे है लेकिन चल कहां से रहा है, एडी से, तो हम उसको बोलेंगे टेलिपस कैल्केनियस। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हील वॉकिंग। लेकिन ऐसे नहीं है, ना पैर बाहर है ना पैर अंदर है, पैर ऐसे है, एडी पूरी टिक रही है, हील वॉकिंग को टेलिपस कैल्केनियस बोलते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे चल रहा है लेकिन पंजा पूरा टिक रहा है, टेलिपस इक्वानस। क्या बोलेंगे, सुनना चुप जाओगे आगे, टेलिपस इक्वाना, ई क्यू यू आई, इक्वानस भी बोलते हैं, इक्वाना भी बोलते हैं। ये अपना इक्वाना मतलब प्लांट आगे वाला पंजा, उसको बोलते हैं पंजा वॉकिंग, इसको बोलते हैं हील वॉकिंग। कैलकेनियस। अब सुनो, जरूरी थोड़ी है कोई बंदा पूरा पंजा टिका के चले, या उसको ऐसे भी तो चल सकता है पंजे पे, बाहर भी तो जा सकता है, अंदर भी तो आ सकता है, तो इसके भी दो टाइप, इसका आगे नाम लगाना पड़ेगा, इसके भी दो टाइप। कैलकेनियस वाला, कैलकेनियस एडी वाला बाहर भी पैर करके चल सकता है ना, आधी एडी टिका आधी बाहर, तो जब पैर बाहर करेगा तो घुटना चिपकेगा नहीं चिपकेगा, घुटना चिपकना मतलब गम, गम याद आया कुछ, घुटना चिपक जाए उसको क्या बोलते हैं, वेलकम। यस, टेलिपस कैल्केनियस वल्गस, टेनिपस कैल्केनियस वेरस। मतलब एडी वाला भी दो टाइप का हो सकता है किसी में एडी सीधी रहे तो सीधा इतना ही नाम रखना है, अगर बाई चांस बाहर हो तो टेलिपस कैल्केनियस वल्गस, और अगर कोई ऐसे अंदर रहे सिर्फ एडी पूरा पैर नहीं तो टेलिपस कैल्केनियस वेरस। ये भी सेम, अगर कोई पंजा बाहर की तरफ जाए, पैर बाहर दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, एवर्सन बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं टेलिपस इक्वानस, बाहर जाए वो क्या बोल देंगे हम लोग, वल्गस। और अगर कोई अंदर आ जाए तो टेलिपस इक्वानस, Talipus equinus varus, most common type of club foot। घर जाके फोटो देखना चारों के, समझ में आया, सिंपल है। वल्गस में पैर एवर्जन रहेगा, बाहर रहेगा एवर्जन, और वेरस में इन्वर्जन रहेगा, और ना एवर्जन है ना इन्वर्जन है, तो इतना ही नाम रखना है, जो टिक जाए उसका नाम रख दो, बात खत्म करो। क्लियर हो गया मामला, देन आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट है इमेज इसकी, सही बात, तो एग्जामिनर इतना हल्का सवाल पूछता है, अंगुली चिपकी हुई उसको क्या बोलते हैं, सिंडेक्टली। किसकी अंगुली अंगूठा एक्स्ट्रा होता है, पॉलीडेक्टली। किसी की चिपकी हुई है 10 पूरी है 5 बट चिपकी हुई है, इसका मतलब हम उसको एक कम मानेंगे, तो कम मानना सिंडेक्टली। और किसी के 5 में एक एक्स्ट्रा है उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टली, एक डिजिट एक्स्ट्रा है, पॉली है उतनी बट चिपकी हुई है किसी की, तो उसको बोलेंगे सिंडेक्टली। एक डिजिट का चिपका हुआ होना, तो हम उसको एक ही मानेंगे दोनों को, है ना। ऐसा इमेज भी आ सकता है, वो मतलब ऐसे पूछ सकते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है, उनको मतलब नहीं है टफ से आज, उनको मतलब एग्जाम में ऐसा बच्चा आएगा तो नर्सिंग ऑफिसर को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है। हो गया फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पेरिनियल टियर। क्या हेडिंग लगाओगे, व्हाट इज पेरिनियल टियर। और पेरिनियल टियर में नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है, और अप्रोक्सीमेट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कोई भी अच्छा एग्जामिनर जो पेपर लेते हैं वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देते हैं, और आपको फर्स्ट और पिछले में भी था, उससे पहले में भी था, और उससे पहले वाले में भी था। सिंपल है फिर भी कंटिन्यू आता है, क्योंकि अगर पेरिनियल टियर का क्वेश्चन आए, मतलब पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में, तो कम से कम नर्सिंग ऑफिसर को पता होना चाहिए कि ये कौन से डिग्री का या कौन से ग्रेड का टियर है, ताकि वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट बार बार आ रहा है तो एग्जामिनर पूछना बंद कर देगा, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक वो पूछेगा, क्योंकि हेपेरिन की कभी भी टॉक्सिटी होगी तो बैड साइड तो क्या रखना पड़ेगा, तो वो पूछता ही रहेगा, चाहे कितना इजी हो गया वो क्वेश्चन। नॉट सेट ये नहीं देखता इजी क्या है हार्ड क्या है, वो सब अपने हिसाब से चलाते हैं कि नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर को आना चाहिए बस। तो पेरिनियल टियर का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि ये जैसे वेजिनल कैनाल है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीरियर। यहाँ पर एनस, आपको पता है टिश्यू पढ़े आपने, टिश्यू पढ़ोगे इतना तो पता है, एपिथेलियल टिश्यू हमारी इनर लाइनिंग करता है, क्या करता है, तो कोई भी ऑर्गन जिसकी इनर लाइनिंग को कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू कौन करता है, तो एनल के सबसे अंदर कौन होगा, एपिथेलियल टिश्यू। एनल कैनाल के सबसे अंदर की तरफ कौन होगा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू चारों तरफ किससे घिरा होता है, स्पिक्टर से। किससे घिरा होता है, स्पिक्टर से। इतना तो समझ में आ गया कि एनल के सबसे अंदर कौन है, एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कौन है, एनल स्पिक्टर। यहां तक ठीक है क्या, अब यहां तक इतना ही पढ़ना था। अब देखो अगर बाई चांस लेबर हो रहा है, प्रॉस्पिटेट लेबर है, प्रॉस्पिटेट लेबर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिनियल टियर, सीपीटी कंप्लीट पेरिनियल टियर। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रॉस्पिटेट लेबर में मदर को मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन होती है,
सीपीटी। बेबी को मोस्ट कॉमन क्या प्रॉब्लम होती है? ब्रेन हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, क्योंकि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसी को बोलते हैं पॉस्पिटेट। 3 घंटे के अंदर लेबर कंप्लीट हो जाना क्या कहलाता है? पॉस्पिटेट लेबर। तो बैंक का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बेबी जोर से बाहर आएगा तो क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है बेबी को तो, और मदर को क्या हो सकता है? सीपीटी हो सकता है। टीयर वेजिनल कैनाल से एनएस की तरफ जा सकता है, इसलिए हम लोग रिट्रीन मैन्यूवर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अभी इधर आना देखना। कंप्लीट पेरिनियल टीयर 4 टाइप का होता है। एक होता है ग्रेड 1, एक होता है ग्रेड 2, एक होता है ग्रेड 3। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5-7 मिनट, लेकिन भूलना नहीं है। हमारी बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्किन। क्या बोलते हैं? स्किन। ये थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो म्यूकोसा हो सकता है इंटरनल ऑर्गन का। अगर सिर्फ स्किन डैमेज हुई है तो ग्रेड 1 टीयर है। यहां से हल्का सा कट लगा है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेड 1 टीयर। अगर पेरिनियल स्किन के अलावा पेरिनियल बॉडी भी रप्चर हो जाए, मतलब इंटरनल स्किन, पेरिनियल बॉडी का मतलब क्या होता है? इंटरनल कैनाल ऑफ द वेजिना। पेरिनियल स्किन इज ग्रेड 1, पेरिनियल बॉडी इज ग्रेड 2, इसको वेजिनल म्यूकोसा बोल सकते हैं हम लोग। पेरिनियल स्किन के साथ में पेरिनियल बॉडी व वेजिनल म्यूकोसा भी अगर बाय चांस स्टॉप हो जाए, रप्चर हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेड 2। और ये ग्रेड 2 मान लो कि वेजिनल पेरिनियल म्यूकोसा भी रप्चर हो गई, और ये इतनी रप्चर हुई जोर से एकदम स्पीकर तक पहुंच गया, ग्रेड इंस्पेक्टर तक पहुंच गया, ग्रेड 3। और अगर इंस्पेक्टर एनल के एपिथेलियम टिश्यू तक पहुंच गया, ग्रेड, समझ में आया क्या? ग्रेड 1 ओनली पेरिनियल स्किन, ग्रेड 2 पेरिनियल बॉडी, ग्रेड 3 बढ़ाना है, ऐसे बोलना है अच्छे से, पेरिनियल स्किन प्लस पेरिनियल बॉडी एंड अप टू इंस्पेक्टर। ग्रेड 4 पेरिनियल स्किन, पेरिनियल बॉडी, इंस्पेक्टर प्लस एपिथेलियम ऑफ द एनस। इसका मतलब फिस्टुला 3 और 4 दोनों में होने के चांसेस है। कंप्लीट फिस्टुला इज 4 ग्रेड, इनकंप्लीट फिस्टुला इज ग्रेड 3, एपिसियोटोमी इज ग्रेड 2 पेरिनियल टीयर। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। एपिसियोटोमी में हम खुद कौन सा टीयर लगाते हैं? 2 तक, मतलब वेजिनल म्यूकोसा को अपन कट करते हैं, खाली स्किन को कट नहीं करते, वेजिनल ऑरिफिस को भी तो इंक्रीज करना है। तो ग्रेड 1 में कुछ नहीं होता, ओनली अपर स्किन रप्चर हुई है। ग्रेड 2 में वेजिना का ऑरिफिस बढ़ा हुआ है, ग्रेड 3 में एनस के स्पिक्टर तक पहुंच गए हैं, ग्रेड 4 में एपिथेलियम टिश्यू तक पहुंच गए। इसका मतलब ग्रेड 4 में वेजिना और एनस दोनों एक हो चुके हैं। इसका मतलब कंप्लीट फिस्टुला किसमें हो चुका है? इनकंप्लीट फिस्टुला किसमें हो चुका है? एपिसियोटोमी में कौन सा टीयर लगाते हैं? ये जस्ट लाइक अ टीयर बट नॉट अ टीयर, ग्रेड 1। इन दोनों टीयर को अपन लोकल एनेस्थीसिया से उसमें लेबर रूम में ही ट्रीट कर देते हैं। इन दोनों टीयर को जनरल एनेस्थीसिया देके ओटी में रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये ज्यादा है, एनएस तक पहुंच गए, एनेस्थीसिया जनरल देना पड़ेगा क्योंकि फिस्टुला बन रहा है। क्या समझ में आई मेरी बात? ग्रेड 1 जस्ट पेरिनियल स्किन, ग्रेड 2 पेरिनियल बॉडी, ग्रेड 3 स्किन प्लस बॉडी प्लस अप टू स्पिक्टर, ग्रेड 4 स्पिक्टर प्लस एपिथेलियम टिश्यू ऑफ द एनस। एपिथेलियम टिश्यू ऑफ सबसे अंदर वही है, तो एपिथेलियम टिश्यू भी टूट गया। अब तो पूरा आर्म पर हो गया ना, ओपन हो गया। वेजिनल कैनाल का एग्जामिनेशन करोगे ऐसे तो ये पूरा एनस की तरफ ओपन है दोनों। समझ आ गई बात? कोई डाउट? एपिसियोटोमी कौन सा टीयर है? सेकंड डिग्री टीयर है। तो लिखवा सकते हैं। अब ये बात भी ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 लिख लो पहले, एक ऐसे ही, 1 2 को लोकल एनेस्थीसिया से ट्रीट करते हैं, लेबर रूम में करते हैं, जहां परिसर लेबर होगा वहीं पे करेंगे ना। 1 और 2 डिग्री को कहां करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया लेबर रूम में। अरे इसको सर कैसे रिपेयर कैसे करते हैं? क्या क्या भाई, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लोकल एनेस्थीसिया से, लोकल का मतलब समझते हो? वहीं पर एनेस्थीसिया लगाएंगे जिस पार्ट में हुआ था इंजरी, और उसको क्या करते हैं? स्टिचिंग कर देते हैं। पहले हमेशा इंटरनल पार्ट की सुचरिंग करते हैं, पहले किसकी सुचरिंग करते हैं और फिर करते हैं एक्सटर्नल पार्ट की। अगर बाई चांस पेरिनियल टीयर हो गया, आपने सुचरिंग सही से नहीं करी, तो वल्वल हेमेटोमा हो जाता है। क्या हो जाता है? इज वेरी सीवियर टाइप ऑफ हेमेटोमा। ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बात तो नहीं आता क्योंकि बात से आपने क्या कर दी? सुचरिंग, और चारों तरफ वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो स्पेस है ये, यहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है भयंकर, इसको बोलते हैं वल्वर हेमेटोमा। सीवियर टाइप ऑफ पेन विद रेक्टल प्रेशर। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरा वल्वर हेमेटोमा। जैसे अभी बता रहा हूं कि लेबर के जस्ट बाद पेशेंट को रेक्टल प्रेशर है, स्टूल पास नहीं कर पा रहा, पेन हो गया, बताओ क्या है? कोई मत लिखना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, वो पूछना चाह रहा है कि पेशेंट को वल्वर हेमेटोमा हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रही है, बीपी कम हो रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल को मिला के। तो वल्वर हेमेटोमा की क्लासिकल साइन है रेक्टल प्रेशर एंड स्वेलिंग बिटवीन द वेजाइन एंड एनस, और नॉट एबल टू पास द स्टूल। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से एनस भी कंप्रेस हो रहा है, अंदर हेमेटोमा हो रहा है, और ब्लीडिंग हमेशा ग्रेविटी से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे ब्लीड हुआ तो कहाँ जाएगा? ये एनस कैनाल है, तो पेशेंट एनस के ऊपर लगेगा नहीं लगेगा? तो एनस कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होगी अंदर तो सीवियर पेन होगा यहाँ पर। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लोकल एनेस्थीसिया से रिपेयर करेंगे और लेबर रूम में करेंगे। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को जनरल एनेस्थीसिया का मतलब आईवी एनेस्थीसिया देंगे, ओटी में रिपेयर करेंगे। 1 2 3 4 को इतना लिखना, बाकी हम पूरा और पढ़ेंगे। ये बातें भी पता होनी चाहिए ना भाई, ज्यादा सीवियर है उसको ओटी ले जाना पड़ता है कि नहीं, ज्यादा सीवियर है उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है कि नहीं। हाँ। सिंपल है, ऐसा आप सोच रहे हो, कुछ कुछ ऐसे सोच रहे ये क्या ही पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। अभी लिखवाना बाकी है, पूरा पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। 1 2 3 4 कर दिया क्या? 1 2 के बारे में ये 2 बातें लिख ली, 3 4 के बारे में ये 2 बातें लिख ली, नहीं लिखी? तो फिर क्या है? मेरे को पहले इमेज देख लो एक बार और। देखो एग्जांपल के लिए ये वजीना है, ओनली वजीना की स्किन कट हुई, सेकंड में वजन ऑरिफिस तक चले गए, फिर एनल स्पिक्टर तक चले गए, और फिर एपिथेलियम तक चले गए। मतलब ऐसे बताया हुआ, धीरे धीरे कट लगना स्टार्ट हुआ, और एक टाइम आया कि ये दोनों, ये और ये क्या हो गए? एक हो गए। ग्रेड 2 पेरिनियल बॉडी, तो ऐसे करके आप लोग लिखोगे, लिखो देखे। फर्स्ट डिग्री पेरिनियल स्किन, सेकंड डिग्री पेरिनियल बॉडी, इसमें लिखा हुआ है एनल स्पिक्टर तक नहीं पहुंचे हैं, सेकंड डिग्री में लिखा हुआ है। थर्ड डिग्री पेरिनियल स्किन पेरिनियल बॉडी प्लस स्पिक्टर, ऐसे लिखना है यहाँ पर। पेरिनियल स्किन
भाई पहले दो इंक्लूड होगा कि नहीं तीन में? भाई 3 नंबर में पहले दो होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं पता चल रहा है ना तो बैठ रहो। पेरिनियल स्किन ग्रेड 1, पेरिनियल बॉडी ग्रेड 2, एनल स्पीकर ग्रेड 3। फिर आता है फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखोगे? पीएस, पीबी, एएस प्लस एनल एपिथेलियम। कितना समझाना पड़ रहा है तुम्हें? मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है तुम 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो, फिर पता चलता है ओ माय गॉड 8 into 2 16 साल पढ़ के आए हो तुम, है ना? सही है क्या? क्या लिखूं? पीएस, पीबी प्लस एएस प्लस एनल एपिथेलियम। ठीक है, ओके। अब तो सही। और मैं पक्का कह रहा हूँ एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाना, खिचड़ी बन जाती है। पेरिनियल बॉडी और स्किन सेम ही तो है। हाँ, स्किन बॉडी का ही तो पार्ट है। हाँ, उसमें आएगा ऐसी लैंग्वेज देखा वो घुमा के, क्योंकि सैलरी 90,000 देनी है। और आप सोचते हो क्या है, याद है क्या है? नहीं, वो उसमें फंसा देता है। इसलिए हल्के में नहीं लेना चीजें। ऐसे जो सेम चीजें होती है वहीं से क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको हल्के में नहीं लेना है। जिसका आंसर सेम लगता है अलग हो, हकीकत में उसमें ही क्वेश्चन बनता है। क्या है? विष्णु लिख लिया पक्का? तो वो कल क्या सवाल पूछा था आपने? हाँ, आज याद है पक्का? मेरे को बताओ, एफ आई की फाइंडिंग बताओ। ऊपर धीरे से खड़े होना, टीवी तोड़ दो, सॉरी आपके लग जाएगी। हम्म, वो नहीं, पहले एफ आई बताओ। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नहीं, एफ आई के अकॉर्डिंग बताओ। 5 से 25 सेंटीमीटर, चारों पॉकेट। 5 से कम है चारों पॉकेट तो? हाँ, और 25 से ज्यादा? ये 2 से कम है तो ऑलिगो, और 8 से ज्यादा है तो पॉल। पॉलीहाइड्रोनियस का दूसरा नाम हाइड्रोनियस। वेरी गुड, बस बैठ जाओ। डन? क्या नो सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? याद होगा विष्णु को तो? सही, इसने कल डाउट पूछा था। तुम भी ऐसे डाउट पूछोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा, है ना विष्णु? ऐसे तो ही बोल रहे हैं, देख लो बाहर मेरे को खड़ा करके पूछ रहे हैं। बोलेंगे सर, देखो तो आवाज आ रही है सर। तो रहने दो आप जी, माफ करो, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे क्या करना भाई, मेरे को ज्यादा क्यों पूछना? चलो नेक्स्ट, एपिसियोटोमी, पेरिनियोटोमी। एपिसियोटोमी का दूसरा नाम क्या है? चलो इसके बारे में बता देगा मुझे कोई, कौन बताएगा? किससे पूछूं? है? ये एक प्लान्ड इंसिजन है। वेरी गुड। पहली बात तो ये कि ताकि सीबीटी नहीं हो, हम उसके लिए यूज करते हैं। कि पहले से ही क्या करते हैं, वेजिनल ओरिफिस को इलाज कर दिया जाता है ताकि जब प्रेशर हो, क्राउनिंग हो, उस समय अच्छे से बेबी डिलीवर हो पाए विद क्रिटिकल मेन्यू, ताकि हम लोग सीपीटी से बचा सके। और और बताओ ये कौन सा डिग्री का टीयर है? सेकंड डिग्री टीयर है। इसके लिए पर्टिकुलर सीजर्स यूज करते हैं। कौन सी सीजर्स? कौन सी? वो सीजर्स की खास बात क्या है? ये तो अंगुली है मेरी, इधर से भी शार्प है, अगर इधर से भी शार्प है तो एक जो सीजर्स का जो पार्ट है एक, वो तो वजनल कैनाल के अंदर इंसर्ट करोगे। अगर ये शार्प है तो अंदर इंजरी कर सकता है। तो एक साइड से शार्प होती है, एक साइड से ब्लंट होती है। एक साइड से शार्प और दूसरी साइड से ब्लंट, तो उसको ब्राउन एपिसियोटोमी सीजर्स बोलते हैं। जो ब्लंट होती है, जो ब्लंट होती है उसको वजनल कैनाल के अंदर की तरफ रखते हैं। जो शार्प होती है वो तो बाहर स्किन के ऊपर होती नहीं है। समझ में आ रही क्या? ब्राउन एपिसियोटोमी सीजर्स। ब्लंट होती है उसको वजनल कैनाल के अंदर रखते हैं। लेकिन ऐसा है कोई यूज नहीं करता, लोग तो सर्जिकल ब्लेड से भी कट लगाते हैं सीधे ही। और पहले इन्फ्लेट्रेशन एनेस्थीसिया देना चाहिए, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया लगाएंगे तो भी तो दर्द होगा, तो इतने में कट लगा दे बेवकूफ, बाद में दर्द होगा ना। है तो भी तो दूसरे लेबर पेन है, मदर मदर को तो पता नहीं चल रहा क्योंकि उसमें पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। उस समय उसको एपिड्यूरमी का पेन सहन हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पेन में सेकंड स्टेज में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है 100 to 120 mm ऑफ एच, तो पेन पता नहीं चलता उसको। लेकिन जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तब तो उसको दर्द होगा, तो लगभग लगभग 20-30 मिनट तक तो रहता ही है सर। और बाद में हम उसको हील कर देंगे, फिर एनाल्जेसिक दे देंगे। लेकिन कुछ लोग गांव में प्रैक्टिस ऐसा बोलते हैं लगा दो कोई ना, क्या दर्द होगा, वैसे दर्द हो रहा है इसको। तो पहले कौन सा एनेस्थीसिया लगाना चाहिए? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इनफिल्ट्रेशन का दूसरा नाम पेन वाइज। जैसे पंखा घूमता है इस साइड से, पेन वाइज, पेन वाइज बताया था एकदम। पेन वाइज आउटर कैनाल से लगाते साइड से, वॉलकट से स्टार्ट करना है, फिर चारों तरफ यूज करना है। एपिसियोटोमी एक प्लेन इंसिजन है, पेरिनियल को लार्ज वेजिनल ओरिफिस को वेजिना के एंटीरियर सरफेस पे लगाते हैं, पोस्टीरियर। बेवकूफों, एंटीरियर सरफेस ऊपर सिंपैसिस प्यूबिस की तरफ है, यूरेथ्रा से ऊपर की तरफ को एंटीरियर बोलते हैं। लोग जो एनस की तरफ होता है उसको पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। तो तुम ऐसे क्या सोच के जवाब दे रहे हो कि वेजिना हमने पढ़ा ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? एंटीरियर। अरे यूरेथ्रा कैथेटर लगाते हैं तो हम कैसे क्लीन करते हैं यूरेथ्रा को? टॉप टू बॉटम,
ये वेजिनल कैनाल है एग्जाम के लिए, ये है आपका एनस। तो यहां से तो वैसे ही एक इमेजिनरी लाइन होती है बॉडी के सेंटर पार्ट में, जो लाइन होती है वही लाइन है इमेजिनरी लाइन पूछे तो अगर बाई चांस एक होता है मीडियल, सुनना, एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियोलेटरल, एक होता है, तो कितने टाइप का होता है एपिजियोटोमी? मीडियल का मतलब है जो बॉडी की जो जस्ट मिड लाइन है, यहां सीधा इंसिजन लगाना। सबसे कम ब्लड लॉस किसमें होता है? मीडियल, बट मोस्ट अनसेफ। सबसे कम ब्लड लॉस बट लेस मोस्ट कॉमन नहीं है ये, बताओ क्यों? पहले तो ये बात कि सबसे कम ब्लड लॉस इससे क्यों होता है, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन में इंसिजन लगेगा तो वहां ब्लड वेसल्स इतनी नहीं होती कि डैमेज हो जाए, और एक लाइन ऑलरेडी है इमेजिनरी, जब बॉडी की इमेजिनरी लाइन है तो वहां पे कट लग भी जाएगा तो इतना ब्लड लॉस नहीं होगा जितना एक रफ सरफेस पे कट लगाओगे तो होगा, तो ब्लड लॉस कम होता है बट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीपीटी। आप किस जगह कट लगाओगे सीधा, तो ये लाइन कहां जा रही है? एनएस की तरफ जा रही है सीधी की सीधी, तो जब बेबी प्रेशर के साथ बेबी का हेड बाहर आएगा तो ये हो सकता है इंसिजन बढ़ भी जाए, बढ़ सकता है ना। तो मीडियल एपिजियोटोमी में ब्लड लॉस सबसे कम होता है बट इज यूज लेस कॉमनली बिकॉज द इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीपीटी। तो कौन सी एपिजियोटोमी में सीपीटी का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है? मीडियल। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है? मीडियो। पहले मीडियो चलेंगे फिर लेटरल आएंगे, मतलब क्या हुआ, आप खुद रास्ता बनाएंगे, पहले मीडियो चलेंगे फिर लेटरल आएंगे। नहीं अभी ये जे सेप नहीं है, जे सेप बाद में आएगा। ये कौन सा हो गया? मीडियो लेटरल, ये मीडियो लेटरल ऐसे इस टाइप से है, ये मीडियो लेटरल है। मीडियो लेटरल में ब्लड लॉस ज्यादा होता है बट सीपीटी का रिस्क कम होता है। इस मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी इज मीडियो। क्या समझ में आया? मोस्ट कॉमन कौन सी? एमएल, मीडियो लेटरल, सेंटर फिर थोड़ा लेटरल, लेटरल वैसे याद रखना डाउनवर्ड चलेंगे, डाउनवर्ड चलेंगे इसमें, लेटरल का मतलब डाउनवर्ड मेथड में चलेंगे, दैट इज डाउन रेगुलेशन, आपको से नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे मीडियल हुआ फिर ऐसे आएंगे, तो ये हो गया आपका मीडियो लेटरल। ये मोस्ट कॉमन है, क्यों है? क्योंकि ब्लीडिंग तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन सीपीटी से बचना जरूरी है, मेन गोल क्या होता है? सीपीटी से बचाओ। तीसरा आता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है ये वजह जहां एंड फॉल कट, यू नो व्हाट जलेबिया माइनर में था उसको क्या बोलते हैं? वहां से सीधा ही ऐसे लगा दो। ये थोड़ा सा कम यूज करते हैं क्योंकि वेजिना के दोनों साइड लोअर एंड पे दो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, दोनों साइड को क्या बोलते हैं? इधर भी है और इधर भी है, उसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? बार्थोलियन ग्लैंड के रप्चर होने, क्योंकि आप इंसिजन तो अंदर लगाओगे, सिर्फ पेरिनियल बॉडी पे थोड़ी, स्किन पे थोड़ी लगाओगे, अंदर भी तो वेजिनल ओरिफिस बड़ा करना है ना, सुपरफिशियल स्किन के लगाने से क्या फायदा? ओरिफिस बड़ा करना है तो ओरिफिस बड़ा करोगे जस्ट वहीं पे बार्थोलियन ग्लैंड है। तो कौन सी एपिजियोटोमी में बार्थोलियन ग्लैंड के रप्चर होने का चांस है? लेट्स सी द बोलना लेटरल, क्योंकि साइड लगा रहे हो, सीधा साइड लगा रहे हो तो किसका रिस्क है? बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, वो डैमेज हो जाएगी। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि इसमें डक्ट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, खत्म करो। अब आता है जे सेप। जे सेप को 5-7 भी बोलते हैं, 5 o'clock 7 o'clock टाइप एपिजियोटोमी, 5-7 एपिजियोटोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ बजी 6, यहाँ बजी 12, यहाँ कितनी, और यहाँ 6 के इधर कितनी है, इधर कितनी है, तो ये जैसे वेजिनल कैनाल है और ये माना कि एनएस है, तो ऐसे आके इधर या इस साइड, दोनों साइड भी लगा सकते हैं। तो ये जे शेप का मतलब क्या हुआ? शेप भी कैसा बन रहा है? जे जैसा। तो 5 क्यों बोलते हैं? इधर भी लगा सकते हैं चाहे तो उधर भी लगा सकते हैं, मतलब 5 और 7 भी बोलते हैं इसको। 5 और 7 नाम क्यों पड़ा? इसे याद रखने के लिए कि ऐसे आए फिर ऐसे हो गई, ऐसे आए और ऐसे लग गई। मीडियल लेटर में क्या था कि ये वेजिना है, एनएस है, ऐसे आके सिर्फ ऐसे लगना है। इसमें ये जे शेप है पूरा ऐसे, इसमें हमेशा डिसेंडिंग लाइन होगी, ऑब्लिक लाइन होगी मीडियल लेटर में, मीडियल के जस्ट बाद डिसेंडिंग लाइन होगी। इसमें डिसेंडिंग हो जरूरी नहीं है, इसमें अप भी जा सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। नाम 5-7 क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ माना कि 6 है तो इधर क्या होगा? 7, इधर क्या होगा? 5। क्या समझ में आया? मोस्ट कॉमन कौन सी? सबसे ज्यादा ब्लड लॉस मीडियल लेटर। जे शेप और एल दोनों बहुत रेयर करते हैं, दोनों ज्यादा कम ही करते हैं। 5 और 7 किसको बोलते हैं? बार्थोलियन ग्लैंड किसमें रप्चर होती है? सबसे कम ब्लड लॉस किसमें होता है? सबसे ज्यादा सीपीटी का रिस्क किसमें है? बस अब हम पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस। समझ आई बात? लिखवा दो ये चारों, याद हुआ? लिखवाएं क्या? The episiotomy will go, it is surgically planed incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of the labor, just after crowning. Just after crowning का मतलब समझते हो? फीटस का लोअर पार्ट वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, उसको क्राउनिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले करके रखो, एपिsiotomy बेबी आएगा तब देख लेंगे। जस्ट आफ्टर क्राउनिंग पेरिनियोटोमी बोल सकते हैं। सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर है। मतलब समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है फिर। हो गया? जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेकंड टाइम तो, बट फर्स्ट टाइम वो मल्टी पैरा थी। हाँ एग्जांपल के लिए फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर हुआ था, प्राइमरी प्राइमरी ग्रेविडा थी। सेकंड टाइम बेबी डिलीवर होगा करीबन 1-2 साल बाद ना, कम से कम 1-1.5 साल बाद ही होगा, ये तो सीधी बात है। और ये तो हील हो जाती है 1 महीने में। एपिजियोटोमी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड टाइम आप कौन सी देते हो। क्यों? क्योंकि एपिजियोटोमी जस्ट ए सेकंड टीयर, तो हील हो जाता है। क्योंकि बेबी सेकंड टाइम जब भी होगा तो 1-1.5 साल बाद ही होगा। कितना भी कर लोगे तो 12 महीने से पहले तो होगा नहीं। तो फिर हाँ, तो तब तक हील हो जाता है ना? इतनी भी जल्दबाजी किसको है भाई कि ये 2000 मॉडल, ये 2001, 2002, 2003, 4, ऐसा इतनी किसको जल्दबाजी? हाँ इसका बनता, वो मान ली मैंने बात, बट मैंने मान लिया, मैंने तो फनी बनाया इसको, वैसे मैं मानता हूँ ना, जानबूझ के बनाया मैंने, बट कार बन जाता है। बट ऐसा बोलते हैं एपिसियोटोमी मोस्टली डन इन द प्राइमरी ग्रेविडा, उसके बाद में इतनी जरूरत नहीं रहती। बहुत रेयर है कि प्राइमरी मल्टी पैरा में एपिसियोटोमी करनी पड़े, इट इज वेरी रेयर, मतलब बहुत ज्यादा रेयर है। समझ आ गई बात? फिर भी अब जिद करो तो करो, कर लेना भाई तुम मल्टी पैरा। आईएम्स में तो कर देते ताकि सीपीटी नहीं हो ना। हो गया डन। मतलब जितने भी ऑब्स्टेटिक ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें मोस्ट कॉमन यही है। ऑब्स्टेटिक का मतलब लेबर और परफ्यूरियम से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन यही है। बाकी कॉन्सेप्ट डिलीवरी तो हर एक की होगी नहीं, सिजेरियन सेक्शन हर एक की होगा नहीं, वैक्यूम डिलीवरी हर एक की होगी नहीं, तो बची क्या बेटा? एपिजियोटोमी बची है। अब आता है नेक्स्ट। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। भाई पेंटिंग करते हैं, आपने इमरजेंसी में पढ़ा होगा, बिटाडीन होता है, पोविडीन ओइडीन होता है, उसको स्टेराइल गॉस से क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं उस पार्ट का। सिर्फ उस पार्ट की पेंटिंग नहीं करते जिस पार्ट का यूज करना, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी स्टेराइल किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लो। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से फिर कौन सा एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया। कौन सा, उसको क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। उसका दूसरा नाम फेन वाइज मैनर में कौन सा पढ़ लिया ना? 10 ml लिग्नोकेन 1%, ठीक है। लिखो। अब आपके डाउट इतने हैं कि दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, मेरी इतनी उम्र हुई नहीं है, एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में भी एपिजियोटोमी असिस्ट की नहीं, गांव में 1-2 बार की थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है बाप जी रे। क्या करें? गांव में जब हमने असिस्ट की, हमारे जो डॉक्टर थे वो कभी कभी बोलते थे अली जा ऐसे चला जा ऐसे, तो मेरे को तो टाइम मिलता नहीं था, सब काम मेरे को संभला रखा था, तो मैं बोल रहा था उनको मेरे को प्लीज हॉस्पिटल जाओ, वो इंचार्ज थे, तो वो मेरे को स्टाफ बोलते भी थे आप आ जाओ, तो पर लेकिन मेरे को तो इतना काम था कि मैं चाह कर भी नहीं जा पाता था, कभी कभी नाइट में जाता था। फिर आप ठीक है, तो फिर कभी कभी होती थी तो ऐसे बाई चांस, लेकिन इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, जिसका नहीं है तो नहीं है, क्या करें। और एम्स में आने के बाद तो भूल ही जाओ तुम, लेबर रूम का गेट किधर मुझे अभी तक नहीं पता किधर है, वो जो अड्डा ढाई के नीचे वही है, तो उधर से तो जाना ही नहीं देते। एक दिन मैं उधर जा रहा था, गार्ड बोलते कहाँ कहाँ, मैंने कहा भाई क्या ऐसे क्या कर रहा है भाई, लेबर रूम में कोई भी आती है फीमेल, उसके रिलेटिव भी तो हो सकता था ना बाई चांस। नहीं, रिलेटिव इज नॉट अलाउ, यहाँ रिलेटिव का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ हो, यहाँ रोल नहीं है। चलो, मैंने कुछ बोला तो नहीं, तो ऐसे क्यों हंस रहे हो? देखो इधर, नेक्स्ट। हो गया। नहीं, गार्ड का काम यही है। आगे बढ़ो। इंडिकेशंस सुन लो, फिर समझ में नहीं आएगा, सुनो अच्छे से। पेरिनियम रिजिड है, मतलब प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल है, सीधी बात है। रिजिड पेरिनियम सीन इन द प्राइमरी ग्रेविडा, चाहे एल्डरली हो चाहे टीनेजर हो, कुछ भी हो। अगर लगता है कि पेरिनियल टीयर हो, बाई चांस हो सकता है, रिस्क कम कर दो, जैसे एम्स में रूटीनली करते हैं, एंटीसिपेटिंग पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए भी। तीसरा, फोर्सेप डिलीवरी करवानी है तो वेजिनल ओरिफिस इलाज करना पड़ेगा। वैक्यूम डिलीवरी करवानी है तो वैक्यूम कैसे इंसर्ट करोगे हेड के ऊपर, हम आगे पढ़ेंगे भी इसके जस्ट बाद, तो उसके लिए भी वेजिनल ओरिफिस बड़ा होगा, तो या वैक्यूम इंसर्ट करोगे, या जो फोर्सेप डिलीवरी के जो क्या बोलते हैं उसको? जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? संडासी। क्या बोलते हैं उसको? जो भी होता है ना, और क्या बोलते हैं उसको? हंस क्या रहे हो? सही बोला ना? अरे भाई देखो, अभी सेंट्रलाइज हो चुका है कि चाय के पत्ती के साथ में भी होता है ब्लैक, जब हमारे गांव में क्या था, वो पकड़ने वाला होता था, तो कौन से भी लगाएंगे ओहो ऐसे, तो अंदर डाल बेबी कहाँ है, अभी मान लो यूटेराइन कैविटी में है या कैनाल में, तो हम एक साइड से अभी डाल बताऊंगा, फॉसेप डालेंगे, फिर दूसरी साइड डालेंगे, फिर लॉक लगाएंगे, फिर उसको प्रेशर के साथ में धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, तो वो एक टाइप की क्या है, वो चिमटी है। वहां चिमटी बोल सकते हैं ना, बड़ी वाली, वो गोल गोल वाली चिमटी। तो वैसे तो उसमें भी वजन और भी बड़ा होगा, तभी आप तो फोर्सेप में भी यूज कर सकते हैं। वेंट्यूज का मतलब होता है वैक्यूम डिलीवरी। इडियट मूवी देखिए, आज दिखाऊंगा आपको पूरी। हाँ, वैक्यूम डिलीवरी, ये लिखो।
आगे बढ़ो। डन। अरे डन। ये इस्राइल प्रोसीजर है, थोड़ा ध्यान रखना है। देखो सीजर देखो ये ऐसी होती है, जो ब्लंट है ना वो वजिनल कैनाल के इनसाइड रहेगा, जैसे ये। तो देखो बाहर वजिनल कैनाल के जो बाहर की तरफ कौन सा दिख रहा है आपको, 60 पॉइंट दिख रहा है सीजर्स का। और ये तो इन्फ्iltration एनेस्थीसिया बताया आपको, जो फैन वाइज बोलते हो आप, वो तो पता ही है। तो ये तो हो गया इन्फ्iltration एनेस्थीसिया, और वो है इंसिजन लगा रहे। ब्लंट है वो अंदर की साइड है, ब्लंट जो सीजर का पार्ट है वो अंदर की साइड है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। अब ये हो गया देखो, इट्स बेंट ऑन एज, द ब्लेड विद ब्लंट टिप गोज इनसाइड द वेजिना। ठीक है, जय हो। नेक्स्ट प्लीज, लिख लिया आपने? टाइप्स, हैविंग 4 टाइप्स। इसमें क्या फोटो बना रहे हो? कैसे बेवकूफ है, इसको लिखने में है। आपको चारों का नाम लिखने की जरूरत नहीं, एक लिखो फिर हम इसको समझेंगे सीधा। तो पहले लिखो मीडियोलेटर, 4 नाम है, सबसे एक नंबर मीडियोलेटर, अपने आप आ जाएगा। मीडियोलेटर में लिख देना मोर ब्लड लॉस बट रिस्क फैक्टर कम है सीपीटी का। चलो डिक्रीज रिस्क ऑफ सीपीटी। हाँ, ऐसे इंग्लिश सिखाओ मुझे, बट डिक्रीज रिस्क ऑफ सीपीटी। ये तो हो गया आपका मीडियोलेटर। इट मोस्ट कॉमन लिख देना, मोस्ट कॉमन एपिजियोटम। क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ हुआ बता दो मुझे, आई एम जस्ट लर्नर। अब बता दो क्या दिक्कत, क्यों मिस्टेक हुआ तो कह दो ना, ऐसा कुछ गड़बड़ है। अब मैं, मेरे को ऐसा नहीं आता, मोर ब्लड लॉस बट डिक्रीज रिस्क ऑफ सीपीटी। मिड लाइन तक कट लगेगा, उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि साइड की तरफ लगा देंगे। ओके डन। हाँ फिर अब बातें मत करो, नहीं है तो मुझे पता है आप ये क्या बोल रहे हैं, आपस में पता है। इन्होंने लिखा है 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनएस। बेवकूफ और टीचर में हूं तो इसका मतलब ये है कि इसमें सीधा ऐसे समझा दिया, ये वजनल कैनाल है ये एनएस है, तो ये लाइन है, तो ऐसे पहले ये कट बीच में लिखा हुआ नहीं, बट ऐसे लगा के ऐसे करते हैं। सेकंड इज मीडियल। सीपीटी का फुल फॉर्म बताना है। हाँ, सीपीटी का फुल फॉर्म है, अच्छा सॉरी मैं सोचा आप भूल गए। सीपीटी का मतलब यही होता है। क्या हुआ, तो फिर लिखो जल्दी, तुम इतने ज्यादा हंस रहे हो, कभी कभी मुझे अपने ऊपर डाउट होता है, मैं को ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ क्या? ओहो, सीफेलोपेल्विक डिस्ट्रोफिन का एपिजियोटॉमी से कोई लेना देना नहीं है। सीपीटी इज ए अंदर की प्रॉब्लम, सीपीटी इज ए अंदर की प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें पेल्विस फीटस के हेड के अनुकूल नहीं हो, मतलब एंगेजमेंट ही नहीं होता उसमें, उसको सीपीटी बोलते हैं। और इसमें एंगेजमेंट हुआ है तब बेबी आया है बाहर। तो सीपीटी को, सीपीटी में क्या करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है भाई, उसमें तो एंगेजमेंट ही नहीं होता। और बिना एंगेजमेंट के वहां शादी, क्यों आजकल तो सीधी होती है। एंगेजमेंट क्या, बिना एंगेजमेंट शादी होती है क्या? लोगों की शादी भी बाद में होती है, क्या बात कर रहे हो है? अरे जमाना बदल गया है अब, हार्दिक पांड्या के पहले हो गई, तो पहले हो गई तब बेटर है। सब जन बोल रहे देखो हार्दिक पांड्या के देखो पहले ही हो गई शादी, बाद में हुई, पहले बच्चा हो गया, तो अब कहा है? हाँ तो फिर उसने मोहब्बत के नशे में उसको खुदा क्या डाला, उसको क्या पता खुदा किसी एक का नहीं होता। बेवकूफ बेवकूफ कहीं का, उसको पता नहीं था ना, सोचना चाहिए ना थोड़ा। चलो आगे बढ़ो। लेटरल मीडियम लिखते ना, क्या लिखोगे? हाँ वेरी गुड। तुम बहुत धीरे लिख रहे हो, सच में इतना धीरे लिख रहे हो। आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके थैंक यू। तीसरा लेटरल, 1 सेंटीमीटर away from the center of the foregut and extend laterally, the risk of the rupture of Bartholian gland. Oh my gosh.
साथ में लिखना पड़ा कि एक्सोक्राइनल बार्थोलिन ग्लैंड, कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पढ़ा तो रखा है तो तुम भूल जाते हो ना कि बार्थोलिन ग्लैंड एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन। बार्थोलिन ग्लैंड का अगर सिस्ट हो जाए, है ना, होता है एसटीडी में होता है बाय चांस, तो सिस्ट को निकालने की एक सर्जरी है, उसका नाम क्या है? क्या क्या जोर से बोलो, वापस बोलो, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। हाँ वेरी गुड सवाल यार, बहुत शानदार आंसर दिया। क्या? वापस बोलो, जो धीरे धीरे बोलो ना, इधर एक साथ में बोल दो, आप तो साइलेंट कर दिया इसने। क्या यार, मार्सोफिलाई, आज आज पूरा बोलना है, कल पढ़ के आना सभी। बार्थोलिन ग्लैंड की सिस्ट को निकालने की एक सर्जरी का नाम, और ये सवाल पक्का ही आएगा क्योंकि इस नाम में कहीं पर ना तो कोई बार्थोलिन है, ना कोई निकालना है, ना कोई सिस्ट है, ऐसा नाम है मार्सोफिलाइजेशन। से क्या पता चलेगा, जैसे कोई वाटरमेलन का नाम है, पता ही नहीं चलता व्हाट इज दिस, दिस इज ये जो, ठीक है, कल पढ़ के आओगे। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे ही आता है, तो ध्यान बड़ा है। चलो आगे बढ़े, और जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, गाइनिक में पढ़ेंगे अब। जैसे फाइव और 7 o'clock, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है जो जे शेप होता है? स्टमक। कौन सा होता है? वेरी गुड। लिखा, सबने लिख लिया? है 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 है, बस ये काम तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, अभी पूछ लो ना मर्सोपलाइजेशन क्या होता है, तो ऐसा मुंह फूल जाता है। मुंह फुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? सब रेडी हुआ, वेरी राइट, मजा आ गया सच में। मैं तो बढ़िया आंसर देंगे आप लोग, ठीक है, वेरी नाइस आंसर। इसीलिए आपको पता है कौन सा डिसऑर्डर है? आपको डिसऑर्डर है हाइपर सिलेबस नॉन प्रिपरेशन कंफ्यूजन रिवीजन। तुम्हारे एसपी पंडित सब काम ही नहीं कर रहे, हाइपर सिलेबस नॉन प्रिपरेशन कंफ्यूजन रिवीजन सिंड्रोम। सच में मतलब तुम ऐसे हो चुके हो, तुम पता ही नहीं चल रहा हम क्या बोल रहे हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए जितना टाइम बाकी लोगों को देते हो उससे ज्यादा पढ़ाई को देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, प्रायोरिटी भाई, सीधी बात है। मेरा ये काम है, मेरे वो काम है, रोटी बनानी पड़ती है, सब्जी बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। हाँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं करते हो तो फिर खाना तो खुद का खुद ही खाते होंगे ना, ऐसा कौन खिलाता होगा तुम्हें? So please, अब इधर आओ। प्रिपेयर इज डन सून आफ्टर एक्सपोजर ऑफ लेसन, रोजाना के 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात। कुछ महीने के लिए 10 घंटे, पहले स्टार्टिंग से 6 घंटे से काम चल जाता है, 10 घंटे पढ़ाई सिर्फ, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन बुक हो गया, सब साइड में कवर लगा के पढ़ाई को अच्छे से रिस्पेक्ट, मस्त बढ़िया, हाँ मस्त रिस्पेक्ट, बढ़िया भगवान को याद करो, थैंक यू सो मच गॉड, आई एम हियर ओनली फॉर यू, जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तेरे द्वारे आऊंगा, ऐसे चरण स्पर्श करता हुआ सीधा। पहले बोलो भगवान 2-3 लाख रुपए चढ़ाई दूंगा तुझे, अगर मेरा सिलेक्शन टॉप रैंक से हो गया तो, बाद में वैसे तुम नहीं चढ़ाने वाले, भगवान को बोलोगे मैंने तो मांगा था जोधपुर एम्स दिया तूने मंगलागिरी, तो मिलेगा सिर्फ एक खोपड़ा। भगवान को तो वही, तुम भगवान के साथ बार्गेनिंग तो करते करते हो, कंफर्म है? नहीं नहीं, क्योंकि अपना ये था जो अपने तैयारी इतनी मस्त कर रखी थी, मैं नहीं तैयारी, मैं सच बताऊं, आप कभी 2017-18-17 वाले से किसी पूछना, कोई तैयारी करना, किसी से भी पूछना 17-18 में जॉब लगी, चाहे वो साउथ इंडियन वाला हो कोई, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर का हो, ये पूछना आप कि 17-18 में कोई भी पेपर होता है ना, तो एक नाम किसका फिक्स रहेगा? वो अपना फिक्स था, और पहले पेपर भी फिक्स था, ऐसा था ही नहीं, मतलब अपना इतना फिक्स था कि अपना एक भी रिजल्ट नहीं आ रखा था, फिर भी बच्चे जब हम ट्रेन में जाते थे ना, क्योंकि एग्जाम सेशन राजस्थान के बाहर ही होते हैं, जिस ट्रेन में हम बैठे होते हैं ना उसमें ये पार्टी चलती, पेपर कैसे करना है बताओ, बस ऐसे बैठे बैठे गप्पे मारते, भीड़ लगी रहती, उनको बोल रहा था इसका तो पता है, मेरा एक में भी नहीं हो रखा था, लेकिन उससे पहले हमने ऐसा माहौल बना रखा था, बहुत हार वाला, फुल फ्रेश, ऐसा लगता था कि अपना तो पक्का है, मतलब मुझे कभी पेपर देने में इस बात का डर कभी नहीं रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे उसमें सीटें 10 भी थी, कुछ कुछ एग्जाम ऐसे थे जिसमें ऑल 10 सीटें थी, रायबरेली एम्स का एग्जाम था, उसमें 10 सीटें थी एम्स का, अपना दमन जो कल परसों मैंने आपको बताया था, उसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा थे, उसमें मानो एक भी नहीं है ना के बराबर है, ये जो पहले एग्जाम दे लिया एम्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आईजीआई एम्स पटना, ऐसे सबके एग्जाम गिनो तो यहाँ भुवनेश्वर एम्स, उसके बाद में भोपाल वाला, ये जो चिपमल पुडुचेरी,
दिल्ली हम ऐसे ऐसे एग्जाम थे जिसमें 100 से ज्यादा सीटें थी नहीं उस टाइम, और कुछ कुछ तो 10 वाली थी, उसमें भी तो थे अपन, तो अपना फिक्स था आएगा। मैं तो गॉड को ये बोल रखा था अपना पक्का है, बस आपको हम फुल फ्रेश तब बता कर देंगे, आपको भयंकर इतना गिफ्ट देंगे। तो सिलेक्शन होने के बाद तो भगवान को मैंने खूब चढ़ाए, देवी और देवता सबको चढ़ाए, कुछ कुछ देवी देवता रूठ गए बाद में, बात अलग है। सच में चढ़ाए तो खूब देवी देवताओं को, बस। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा ऐसा आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए किसी बात के लिए, जरूर कोई जिंदगी में मजबूरी रही होगी, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता, इधर वैसे इन म्यूकोसा, वेजिनल कैनाल के इनर से आउटर साइड हम क्या करेंगे, हील करेंगे। तो पहले प्लेसेंटा एक्सपेल होने के जस्ट बाद हील, पहले नहीं प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हुआ और हम लोग उसको स्यूचरिंग करने लगे, स्पीच करने की गलत बात है। तो पहले इंटरनल लेयर, तो वेजिनल म्यूकोसा, सब म्यूकोसा टिश्यू विद पेरिनियल मसल्स, फिर सबक्यूटेनियस सब सुपरफिशियल स्किन, लिखो देख, लिख लिया था, अच्छा वेरी गुड, फिर तो सही बोला आपने। आगे बढ़े, लिखो, तुम क्या ऐसे बोल रहे हो, लिखो, हो गया ना, हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके। एपिजियोटोमी में कौन सी एक स्केल का यूज, उसको रीडा स्केल या रीडा इंडेक्स या कुछ भी बोलो। एपिजियोटोमी करते हम क्या क्या चीजें देखते हैं, रेडनेस कितनी है, एडिमा कितना है, ब्लड कलेक्शन, छोटा छोटा ब्लड हेमरेज होता है उसको बोलते हैं पटेची, तो ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हेमरेज हो जाए कहीं पर जगह पर उसको बोलते हैं इकाइमोसिस, डिस्चार्ज कैसा पूरा फुल एंड डिस्चार्ज है तो पास है तो इन्फेक्शन को शो करता है। तो एपिजियोटोमी के बाद हम रीडा इंडेक्स चेक करते हैं, रेडनेस चेक करते हैं, एडिमा चेक करते हैं, इकाइमोसिस चेक करते हैं, डिस्चार्ज चेक करते हैं, डिस्चार्ज फुल है तो पास है, रेड है तो ब्लीडिंग है, सीरोसिंगवेनियस है तो नॉर्मल होता है, एक दिन तक उसके बाद तो आता ही नहीं है, वैसे अप्रोक्सीमेट स्किन वापस जुड़ रही है, हील हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये रीडा बोलते हैं इसको, REEDA। बिल्कुल जल्दी लिखो प्लीज। डन, आगे बढ़े, ओके, हो गया। अब आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजियो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजियो, पहले सुनो नर्सिंग केयर। अच्छा एक बात पता है, पूछू क्या, हम किसी भी पार्ट की सर्जरी करते, चाहे हेमरोइड एक्टोमी करी, कौन सी एक्टोमी, चाहे हमने एपिजियोटोमी करी, तो आपको पता है ये दोनों पेरिनियल एरिया है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं ना, ताकि वो हील अच्छे से हो, वेजोडाइलेशन, तो हम सिट्स बात देते हैं, आपको पता है सिट्स बात पता है क्या, तो सुनो, हेमरोइडेक्टोमी के पहले 24 घंटे में सिट्स बात नहीं देना, एपिजियोटोमी के पहले 24 घंटे में सिट्स बात नहीं देना, पहले 24 घंटे में अगर आप हेमरोइड की सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे में दिया तो क्या होगा, हॉट एप्लीकेशन है, सिट्स बात है टाइप हो, हॉट एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो पहले 24 घंटे में चाहे हेमरोइडेक्टोमी हो चाहे एपिजियोटोमी, हम देते हैं आइस पैक। अगर कभी ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, कहीं कभी ब्लीडिंग हो रही है तो हम ठंडा ठंडा लगा देते हैं, यस और नो, ये क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और हीमोस्टेसिस का काम करता है, और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो एपिजियोटोमी के पहले 24 घंटे में हम करेंगे आइस पैक, इसके बाद हम लगाएंगे सीड्स बात। सीड्स बात कौन सी बात है, पहली बात तो ये लोकल है, हीट है, मॉइस्ट है, इसका याद रखना, लोकल है और मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्यों है, टब में पानी भरेंगे, उसमें हम डालेंगे या तो बीटाडीन या केमेनोफोर, फिर उसको पेशेंट को बिठा देंगे, तो पानी डायरेक्ट उसके एरिया के कांटेक्ट में आ रहा है, के एरिया तक आता है, तो इससे एंटीसेप्टिक का काम करता है, और इससे क्या होता है, क्वेश्चन आता है, इससे वुंड हील जल्दी होता है, वेजोडाइलेसिस से ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वुंड हील जल्दी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखना आफ्टर 24 आवर, पहले 24 घंटे में आइस पैक, आइस पैक समझते हो, हाँ जी, समझ गए जी, ओके जी, आगे बढ़े, बढ़ू क्या, लिख लिया क्या, डन, अब नेक्स्ट, instruct the client in the use of an ice pack for the first 24 hours and then sits bath thereafter, okay, पहली लाइन समझ गए, समझाने के लिए मुझे इतना चित्र बनाना पड़ा, instruct the client to dry the perineal area from front to back, चाहे कभी भी, चाहे कैथेटर लगाओ या नहीं लगाओ, केयर हमेशा लेस इन्फेक्टेड से मोर इन्फेक्टेड एरिया की तरफ की जाती है, वुंड हमेशा क्लीन लेस इन्फेक्टेड टू मोर इन्फेक्टेड किया जाता है, ऐसा मानते हैं ना, आया ना, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना, फ्रंट से बैक की तरफ क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रेल रॉड लिया, चिटर बॉक्स से पकड़ा या आपके ग्राउंड स्ट्राइक पेन रखे तो ऐसे क्लीन किया, फिर वापस उसको ऊपर रब नहीं करना है, उसको नीचे किया, डिस्कार्ड येलो डस्टबिन में, फिर नया गॉज लिया, फिर उसको अप टू डाउन, अगर पूछ ले कितनी बार क्लीन करना चाहिए बिफोर यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, 3 बार।
सब्सिडी बात करवानी हो तो आप टब में करवा सकते हो, बाकी उसके अलावा पानी फालतू टच नहीं करना है। किसमें? एपिजियोटॉमी की जगह पे। तो जो अमीर लोग होते हैं उनके वो छटका दबाते पानी आता है, उसको क्या बोलते हैं? सावर, वही वाला। तो सच में वो आता है ऐसा मस्त मस्त। मैं भी एक बार किसी के ऐसे गया था घर पे, मैंने बोला पानी उसने कहा गर्म हो जाएगा, मैं कैसे होगा, उसने खटका दबाया पता नहीं कहाँ आता, हाँ क्या बोलते उसको, नहीं सर उसमें पानी गर्म हो गया ऐसे मस्त। फिर मैं नहा रहा था ऐसे बजा रहा था, मैंने कहा सर्दी के मौसम में चलता है, मैंने धीरे कर दिया, मैं बैठ गया 10-15 मिनट। ओके क्या हुआ बाहर नहीं आ रहा, मैंने कहा बाहर नहीं अंदर से ही है। बस, सच में बहुत अच्छा लगता है उसमें। सर्दी के मौसम में गर्म पानी आ जाता है तब तक जो पानी सर्दी से होता है सर्दी लगनी शुरू होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है। आपको पता है ऐसा बोलते हैं, मेडिकल साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता। आप जब पार्किंसन डिजीज पढ़ लिया, कभी भी है ना किसी भी पर्सन को ठंडे पानी से जो स्नान करता है ना उसको डिप्रेशन नहीं होता, उसके मूड एलिवेट, उसके अंदर बॉडी में डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन रिलीज ज्यादा होते हैं। तो ठंडा पानी मूड को एलिवेट करता है, गर्म पानी मूड को डिप्रेस करता है। अब सर्दी के मौसम में किसका मूड की लगे भाई, पहले तो सर्दी है पहले तो सर्दी है। पहली बात तो स्नान करे कौन, करे तो पहले बंदोबस्त करे गर्म पानी का। अब किसको लगे कि अपना तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, अपन तो डिप्रेशन इस वजह से है कि सर्दी लग रही है। तो पार्किंसन में ऐसा लिखते हैं क्योंकि पार्किंसन में डोपामिन लेवल क्या होता है, तो इसलिए बोलते हैं हॉट वाटर बाथ अवॉइड है। कौन सी बीमारी में? क्योंकि इससे फर्दर डोपामिन कम हो जाता है। और कौन सा विटामिन डोपामिन के बनने को रोकता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 नहीं देते किसी पेशेंट को, पार्किंसन के पेशेंट को, जिसमें डोपामिन कम होता है ना उसमें अपन लोग पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दे दो, बातें याद रखो। आइसोनाइसोइड का एंटीडोट है पायरिडॉक्सिन, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ना, INH, उसका एंटीडोट है। बट डोपा इसमें पार्किंसन में अवॉइड रखते हैं, कम देना। इसमें क्या लिखा? अप्लाई ए पेरिनियल पेड विदाउट टचिंग द इनसाइड सरफेस ऑफ पेड, क्योंकि अनस्टेराइल हो जाता है ना। कॉम्प्लिकेशन तो एक एक्यूट और एक लेट। एक्यूट में हाथों हाथ क्या हो सकता है? ब्लीड, वल्वर हेमेटोमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, शॉक हो सकता है, हाथों हाथ वाला। लेट बाद में, जैसे उन्होंने बताया स्कार वगैरह वो। आगे बढ़े। एक सवाल पूछो। एक पेशेंट है जिसको वुंड क्लीन करना है ना, वुंड क्लीन करना है, पूछू क्या? लिख के पूछना पड़ेगा, मैं मुंह से पूछूंगा तो मेरे हॉट बड़े बदतमीज है, वो तुरंत बता देंगे ये आंसर राइट है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे बोल जाऊंगा पता चल जाएगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता कौन सा सही है। तो मैं मुंह उधर करूंगा फिर लिखूंगा, फिर ठीक है। ये लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन है मेरा। छोटा सा सवाल, विच स्टेटमेंट इज, अब बताओ विच स्टेटमेंट इज राइट। क्लीन वुंड मोर इन्फेक्टेड टू लेस इन्फेक्टेड, सरासर गलत है। लेस इन्फेक्टेड टू मोर इन्फेक्टेड सही होता। क्लीन वुंड इन्फेक्टेड टू नो इन्फेक्टेड, मतलब ये ज्यादा इन्फेक्टेड है, ये कम इन्फेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? गलत। तो ए और सी तो गया, अब बाकी देखते हैं। क्लीन वुंड लेस कंटामिनेटेड मतलब कम इन्फेक्टेड टू मोर, सही है। इसको पढ़ते हैं, तुम भी कर रहे थे, सुनो। क्लीन वुंड मोर क्लीन, मोर क्लीन का मतलब क्या है? इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा क्लीन है, मतलब लेस इन्फेक्टेड। क्लीन वुंड मोर क्लीन टू लेस क्लीन, तो लेस इन्फेक्टेड टू मोर इन्फेक्टेड, तो ये भी सही है। तो पहले बी क्यों कर रहे थे? इसीलिए बोलते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। ई, हाँ बीड़ी, हाँ बीड़ी याद रहेगी तुम्हें। कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक्यूट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है? क्या हो सकता है? इंसिजन बढ़ सकता है, फुलवर हेमेटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन सेप्सिस, इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? सेप्सिस को इन्फेक्शन बोलते हैं। फुलवर हेमेटोमा के बाद रेक्टल प्रेशर, सीवियर पेन, सुनना, रेक्टल प्रेशर, सीवियर पेन, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे वापस। नॉट एबल टू पास स्टूल, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और आप उसको कॉन्स्टिपेशन कर दोगे। नॉट एबल टू पास स्टूल एंड हेमेटोमा। पर ये भी आ सकता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, एसिडी कम हो गया, टेकिकार्डिया हो रहा है और बीपी कम हो रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, कुल मिला के एमएच का साइन आएगा साथ में।
बोलो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है सेप्सिस डब्ल्यूबीसी में, या फिर कल्चर पॉजिटिव। भाई अगर जो आप कल्चर लोगे उसमें जो ड्रेनेज आ रहा है उसको आपने भेजा, उसके अंदर कोई स्यूडोमोनास आ गया, फिर ग्रीन ग्रीन सीक्रेशन। स्यूडोमोनास में कैसा सीक्रेशन होता है, हरा हरा आता है एकदम। हाँ, हरा सीक्रेशन स्यूडोमोनास में ज्यादा देखने को मिलता है। स्यूडोमोनास और जो नीचे एक बैक्टीरिया होता है उसमें ज्यादा होता है, थोड़ा बाकी में होता है बट इसमें ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो सबसे ज्यादा बदबू स्मेल सबसे ज्यादा स्यूडोमोनास की होती है। ग्रीन कलर का सीक्रेशन, बस ग्रीन होता है पुरुलेंट के साथ में। एक देखो टाके टूट जाना क्या कहलाता है, डेसेंस। पहले डी आता है फिर ई आता है, पहले क्या आता है एबीसीडी में, पहले क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे एबीसीडी। A boy can do everything for girl. Girl forget everything done to check newborn again. कल समझ में आएगा, इधर आज समझ में नहीं आएगा, कल आएगा। नहीं सेंस का मतलब क्या है, इधर आओ। अरे सुन क्या, ऐसे फ्लो फ्लो बोला मैंने, वो नहीं लिखना था अपने एबीसीडी वाला। मैं जो तुम वो लिखने लगे ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर। सुनो नहीं सेंस का, जैसे सुनो पहले व्हाट इज नहीं सेंस एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनो आप। मैं किसी चीज को माइंड नहीं करता, मैं सब समझाऊंगा। इधर ध्यान दे तो, इधर इधर ध्यान दे। अब बात ये है, एक ओबेज पेशेंट, सुन लो इधर आप, ज्यादा पंचायत नहीं, इधर सुन लो। क्या हुआ, क्वेश्चन आता है डे सेंस और एविसेशन कौन सी पर्सन को ज्यादा होगा, ओबेज पेशेंट डायबिटीज पेशेंट। सर्जरी के कितने दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद, क्योंकि उस समय जब टाके खोलने का टाइम होता है। सर्जरी के 6-7 दिन बाद ओबेज पेशेंट और डायबिटीज में, क्यों, क्योंकि स्मॉल लिविंग डिले होता है। 4 बातें याद हुई, ओबेज डायबिटीज सर्जरी के 6-7 दिन बाद, ये समझ में आ गया। अगली बात, मोस्टली कहां पर होता है, एब्डोमिनल। मोस्टली बड़ी कहां है, स्किन यही बड़ी है तो ऐसे वो खींच सकता है, तो सर्जरी के बाद सेमी फाउलर से स्किन खींच ठीक रहती है, तो इसलिए बोलते हैं एब्डोमेन की सर्जरी के बाद में हम 24 घंटे बाद सेमी फाउलर रखते हैं ताकि स्किन स्ट्रेच नहीं हो। तो डे सेंस का मतलब होता है जैसे आपने ये टाके लगाई, सिर्फ टाके टूट जाना, ओनली स्पीच इज टूट जाना इज कॉल्ड स्पीच, टूट के अंदर से कुछ बाहर झांकना। एविसेशन हो जाए तो हमें क्या करना, एनएस से भिगो के गॉज डाल देना, एनएस से भिगो के गॉज डाल देना। एविसेशन में हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन बाहर है, और इंटरनल ऑर्गन बाहर है तो कैविटी एक्सपोज है, और कैविटी एक्सपोज है तो हाइपोथर्मिया का रिस्क रह जाता है। तो डेसेंस का मतलब क्या है, तो मैं यही बोल रहा था कि एपिजोटोमी का हमने स्टिचिंग किया, वो कोई स्ट्रेस की वजह से, हेमेटोमा की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, या सही एक्सरसाइज नहीं की, या कुछ भी ऐसा हुआ, या कुछ दिक्कत होगी तो उसकी वजह से टाके टूट सकते हैं। तो डेसेंस समझ में आ गया, कोई डाउट। ओके अब आता है रिमोट। रिमोट का मतलब लेट, रिमोट का मतलब लेट कॉम्प्लिकेशन। देखो हाँ क्या कहते होता, मैंने इतना ही तो बोला, रुक जा, इसमें गुस्सा करने की कौन सी जरूरत है, तो स्लो में बोल दिया, इसमें क्या हो गया, तो वो वापस बता देंगे। बाकी वाले बच्चे गुस्सा नहीं करते, आपको भी नहीं करना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, चिल, जस्ट चिल रहना चाहिए। वो है ना, वो अपना क्या नाम, मुकेश को हराया, उस पर्सन का नाम क्या है, हाँ उसको हराया, डिरेन चिलिंग्स। हाँ उसका चिलिंग, उसको पूछा आप हारने के बाद भी बहुत ज्यादा चिल हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय चिल, इसका नाम ही है ना वैसे, जैसे चिल जैसा कुछ, तो ऐसे वैसे मस्त रहना चाहिए। वैसे छोटे छोटे मैं फ्लो फ्लो में लिख रहा था, समझा रहा था, और ऐसे बोला मैंने, उसी फ्लो में बोल दिया, बट आई एम सॉरी। अब आता है रिमोट। रिमोट मतलब लेट, डिस्पायरी यूनिया। हाँ जी, कौन बोला, हाँ क्या, हैवी सेशन में पोजीशन है, सुनो मैं बताऊं, जो हैवी सेशन आपने देखा, आपको बैक साइड खड़ा रहना है, दूसरे को बोलना है ट्रॉली लिया फटाफट, एक तरह दूसरा डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा, आप स्ट्राइक ड्रेस पहनोगे, बहुत स्ट्राइक भिगोगे, इसके ऊपर पार्ट को पोस और हेड को अप करना है। कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में, पेशेंट कॉन्शियस होने के बाद में, चाहे वो कॉलिसिस्टेक्टोमी है, कोई भी पेशेंट को सेमी फाउलर विद नी फ्लेक्स, क्यों, एब्डोमेन की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, ऐसे प्रेशर नहीं लगेगा। इवन अपेंडिसाइटिस में भी सेमी फाउलर पोजीशन, समझ में आई बात, और नी फ्लेक्स। कोई भी एब्डोमेन की सर्जरी पेशेंट के कॉन्शियस होने के बाद में सेमी फाउलर विद नी फ्लेक्स, टी ट्यूब लगी होती है कॉलिसिस्टाइटिस में, जब हम कॉलिसिस्टेक्टोमी करते हैं तो कौन सी ट्यूब लगाते हैं, टी ट्यूब, उसमें भी सेमी फाउलर इन सेट में आ सकता है। तो एब्डोमेन की सर्जरी में पेशेंट के कॉन्शियस होने के बाद में हेड एलिवेटेड विद नी फ्लेक्स, और कैविसेशन इज मोस्ट कॉमन पोजीशन इज एब्डोमिनल एरिया, सो ऑफ कोर्स वो सेमी फाउलर। डिस्पायरी यूनिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग कोइटस एक्ट्स, इसका की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर पेरिनियल लैसरेशंस, थोड़ा बहुत जो आपने स्टिच लगाया वो सही से नहीं लगे, थोड़ा बहुत ऑर्गन स्कार बन जाए, अनरप्चर मतलब थोड़ा बहुत रह जाए, ये सही से नहीं हो, कुछ कट लगा हुआ रह जाए, कट लग जाए, तो पेरिनियल लैसरेशन के चांसेस रहते हैं सही तरीके से वापस प्री कंडीशन जैसा नहीं आ पाना। ये हो गया रिमोट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्पायरी यूनिया और चांस चांस ऑफ पेरिनियल। और मैं एकदम ऐसे लिख रहा था, जैसे बीच में बोला मैंने फ्लो में निकल गया, ऐसे ये चुप रहे, जैसे रोजना बोलते हैं वैसे बोल दिया। अब तो मुझे क्या पता, रोजना ने बोला नहीं मानती, आज भी नहीं मानेगी, अब वो मूड मूड के ऊपर है। दिस यू नो व्हाट सम टाइप ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ डिबेट्स में गिर जाऊं, बट आई एम सॉरी, कोई हो जाता है कई बार मेरा, वही ना, ऐसा कोई सोच समझ के तो बोला नहीं, मैं ऐसे लिख रहा था, जो बोला मैंने कहा कोई नहीं, और वही कमेंट कुछ किए नहीं ना, कमेंट कुछ बोला नहीं उन्होंने, कुछ
आज तो कुछ बोला मैं मुंह तोड़ दूंगा, पता है बैंड बजा के जिसने बोला। हाँ तो उससे बोलने वाला तो गया टाइम। मैंने वो हंसे जरूर थे, पर्टिकुलर वर्ड कुछ नहीं बोला। अब देखो व्हाट्सएप डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी? अब सुनो, व्हाट्सएप इज लाइक ए कैची, व्हाट्सएप इज लाइक ए कैची, टू डबल क्रॉसेड स्मॉल लाइक समवच लाइक आर्टिकुलेटेड ब्लेड आर यूज्ड इन असिस्ट। लिखो तो बता दो प्लीज, अब इसको समझना पड़ेगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एक्चुअली। लिखो लिखो जल्दी लिखो। मेरी बात मैं सोच रहा हूँ मेरी बात के पूरा थोड़ी मानेंगे, और वो मान लेते हैं ऐसा, तो मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा, फिर मुझे क्या पता है। अब मैं क्या करूँ बताओ, इसके लिए क्या करूँ बताओ? तो चुप रहो। नहीं मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं बोला था एक्चुअली, मैंने जस्ट उसी सेकंड बोला था ना, इसलिए हो गया बस। मैं मानता हूँ दिस माय मिस्टेक, आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स इन माय लाइफ बट माय इंटेंशन वर नॉट रॉन्ग। मेरे को इंग्लिश भी आ गई आज इस बहाने से। आगे बढ़ो। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से नाम याद रख सकते हैं। चुप रहो, इधर ध्यान दो तुम्हें ना, वरना मैं व्हाट्सएप डिलीवरी पढ़ा रहा हूँ, सुन लो। वही जो मैंने बताया व्हाट्सएप, वही व्हाट्सएप का नाम है ORCEP, बस व्हाट्सएप, ठीक है, जरूरी नहीं। इधर कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए एंगेजमेंट हो जितना होगा उतना अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। देखो एक बात सुनो, एक है बंदा जो पढ़ने का मन ही नहीं है, तुम खींच के उसको पढ़ना चाहते हो, जिसने कभी किताब ही नहीं खोली, देखी नहीं, व्हाट इज एनक्लेक्स, व्हाट इज बुक, व्हाट इज नोट्स, क्लास नोट्स क्या होता है कुछ नहीं पता, कोई 10-30 वाली क्लास नहीं, कुछ भी नहीं देगा, और आप चाहते हो नहीं पढ़, उसका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा, या एक खुद मोटिवेट आके पूछेगा सर आप मैं क्या पढ़ूं, सर अब मेरा ये हो गया, सर बताओ ना रिमोट कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सर शीर्ष बात में वार्म बात में क्या डिफरेंस है, सर वार्म में हॉट में क्या, मतलब जो खुद क्यूरियस है उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो इसमें यह है जितना ज्यादा स्टेशन प्लस रहेगा उतना सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा है, हम आगे पढ़ेंगे, और जितना ऊपर है उतना, तो फेवरेबल स्टेशन का मतलब अगर प्लस में है तो ट्रायल सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो ट्रायल फेलियर में चला जाएगा। सर्वाइकल ओस ओपन होगी तभी तो आप इंसर्ट कर पाओगे, मतलब सर्वाइकल ओस तो ओपन ही होनी चाहिए, तभी वजन डिलीवरी मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, कंसंट साइन के बिना फोर्स डिलीवरी, साइन तो जरूरी है, एंगेजमेंट होना चाहिए, एंगेजमेंट होगा तो सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा है, रेट ज्यादा है, नहीं तो सक्सेसफुल रेट नहीं है, सक्सेस रेट नहीं है, क्यों ट्रायल आपका अनसक्सेस हो जाएगा, फेल में चले जाओगे। और फिर पेल्विमेट्री एडिक्वेट, पेल्विमेट्री एडिक्वेट का मतलब वही गायनेकोइड पेल्विस होना चाहिए, 6 सेंट वो पता है ना, प्यूबिक आर्च वाइड होनी चाहिए, प्यूबिक एंगल वाइड होना चाहिए, है ना, वॉइस स्पेस ऑफ मोरिस कम होना चाहिए, मतलब वेजिनल डिलीवरी के लिए सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता हो उसको बोलते हैं पेल्विमेट्री एडिक्वेट। वेजिनल डिलीवरी के लिए क्राइटेरिया जो फुल होते हैं उसको पेल्विमेट्री बोलते हैं। तो ये तो हो गया फोर्सेप का क्राइटेरिया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो क्या? डन हो गया। हेलो 5 बज गए हैं। मैं आगे बढ़ सकता हूँ पक्का? ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, नो एक्सक्यूज, वेलकम वेलकम, आजा। नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर प्रीसियस मेंबर ऑफ जेएनसी मिस्टर खान सर, आज एकदम यू हैंडसम मस्त लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्लास